अध्याय 730 मास्टर वूजी के साथ अभ्यास। मास्टर वूजी जैसे गुरु की दृष्टि में वे जो देखते हैं वो अब केवल पदार्थ की सतह नहीं रह जाती, बल्कि वे मूलभूत सार्वभौमिक नियम हैं जो इन पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नोवेल नेटवर्क टूऑन कॉम पर प्रकाशित हुई थी, जो त्रुटिरहित और अव्यवस्थित अध्यायों के साथ एक अत्यंत सुविधाजनक पठन अनुभव प्रदान करती है। सार्वभौमिक नियमों के सामने कोई भी झूठ व्यर्थ है। हालांकि इंसानी आंखें बहुत आसानी से धोखा खा जाती हैं। मेरे असीम क्षेत्र में युवा मित्र वांग हाओ बाहरी लोगों द्वारा जासूसी किए जाने की चिंता किए बिना अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। ये छोटी सी दुनिया पूरी तरह से एकांत में है और युद्ध के बाद के झटकों से बाहरी दुनिया की एक भी ईंट या टाइल प्रभावित होने की कोई चिंता नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपनी साधना का स्तर अपने युवा मित्र वांग हाओ के स्तर तक कम कर लूँगा और मैं तुम्हारी शक्ति से अधिक किसी भी प्रकार की चाल का प्रयोग नहीं करूँगा। यदि तुम तैयार हो तो हम किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। ये कहते ही मास्टर वूजी ने हाथ बढ़ाया और अचानक उनके हाथ में 3 फुट लंबी हरी तलवार प्रकट हो गई। वांग हाओ ने नीले रंग की स्केल बैटल ब्लेड निकाली और उसे कुछ बार घुमाया, जो उसकी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन था। कुछ देर बाद वांग हाओ ने अपनी तलवार म्यान में रखी और खड़ा हो गया। मैं तैयार हूँ। ठीक है। तलवारों और कृपाणों के बीच संघर्ष हमारी चीनी संस्कृति में प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है, जब से इन दोनों हथियारों का आविष्कार हुआ है। हजारों वर्षों से अनगिनत तलवारबाज और कृपाण चलाने वाले एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और लगातार लड़ते रहे हैं। हथियारों की सूची में किस हथियार को पहला स्थान दिया जाना चाहिए, इसका कोई निश्चित उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। आज मैं असीम तलवार पथ का उपयोग करके तुम्हारे विरुद्ध अपनी तलवारबाजी का परीक्षण करूंगा, युवा मित्र। इसे प्राचीन शैली को विरासत में लेना और तलवारों और कृपाणों के द्वंद्वयुद्ध के सच्चे अर्थ की खोज करना माना जा सकता है। वांग हाओ उत्साह से भर गया था। मास्टर वूजी के साथ कौशल का आदान प्रदान करना उसका बचपन का सपना था। गुरु वूजी, इस कनिष्ठ की तलवारबाजी तकनीक को शटिंग स्टार स्वॉर्ड तकनीक कहा जाता है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन का अनुरोध करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरे युवा मित्र वांग हाओ, आप पहली पहल कीजिए। वांग हाओ ने गहरी आवाज में जवाब दिया, ठीक है। एज और स्केल बैटल ब्लेड ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका ब्लेड लगातार गूंज रहा था, मानो उसने भी प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार की असाधारण प्रकृति को महसूस कर लिया हो। जैसे ही वांग हाओ ने नीले रंग की स्केल ब्लेड को पकड़ा, वह स्पष्ट रूप से ब्लेड की सांस लेने की लय को महसूस कर सका। इसलिए वांग हाओ ने तुरंत अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने शैटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक के शैटरिंग स्टार स्लैश की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। वांग हाओ की शटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक में 1 महीने से कोई प्रगति नहीं हुई है। इसका आंशिक कारण गैलेक्सी टीम के साथ उनका व्यस्त कार्यक्रम है और आंशिक कारण यह है कि उन्हें एक अड़चन का सामना करना पड़ा है। शटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक का दूसरा स्तर 1 के विरुद्ध 10,000 वांग हाओ अब बड़ी मुश्किल से ही हासिल कर पाता है, 1 के विरुद्ध 9,000। हालांकि यह अंतिम चरण उसके गले में अटकी मछली की हड्डी की तरह है, जिसे निगलना उसके लिए बेहद मुश्किल है। तलवारबाजी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तलवार का इरादा होता है, लेकिन विनाश के इरादे में वांग हाओ की प्रगति उसकी तलवारबाजी से भी कहीं अधिक भयंकर है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं और फेंकने वाले चाकुओं पर इसका उपयोग करने के अलावा वांग हाओ ने तलवार की शक्ति के कई अन्य उपयोग भी खोज निकाले। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति तलवार की शक्ति को भौतिक रूप में संघनित करके दूर से सीधे वार कर सकता है। एक अन्य उदाहरण यह है कि तलवार की शक्ति को विनाश की ज्वालाओं के साथ मिलाकर एक तीर को संघनित किया जा सकता है, जिससे वह जादू के समान एक शक्तिशाली मार्शल कौशल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। हालांकि केवल तलवारबाजी के इरादे को आगे बढ़ाकर ही किसी के तलवारबाजी के स्तर में सुधार करना मुश्किल है। एक सच्चा तलवारबाजी मास्टर बनना तो दूर की बात है,
तलवारबाजी का उस्ताद वह होता है जिसने तलवारबाजी में कौशल के शिखर को प्राप्त कर लिया हो और तलवारबाजी के सिद्धांतों की उसकी समझ इतनी गहरी हो कि वह दुनिया को अपना शिक्षक मानता हो। वांग हाओ को लगा कि वह अभी भी उस मुकाम तक पहुंचने से बहुत दूर है। केवल तलवारबाजी की कला के आधार पर आंकलन करने पर वांग हाओ को लगा कि वह अभी भी एल्डर मेंग से बहुत ही हीन है। मास्टर वुजी की तलवारबाजी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने लगभग 80 साल पहले ही मास्टर स्तर प्राप्त कर लिया था। अब उनकी तलवारबाजी किस स्तर पर है, यह कोई नहीं जानता। आखिरकार साधना एक अत्यंत निजी मामला है। आमतौर पर किसी मार्शल आर्टिस्ट का साधना स्तर जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही संयमी हो जाता है और वह आमतौर पर अपने वास्तविक साधना स्तर और अपने सभी गुप्त कौशलों को आसानी से प्रकट नहीं करता है। अपने पहले ही वार में वांग हाओ ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी विनाशकारी ब्लेड इंटेंट को अधिकतम स्तर तक बढ़ाया और एक ही वार में इसे तुरंत 9000 गुना तक बढ़ा दिया। सिजल टिल्ड। इस प्रहार से हवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ और अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुआ। मास्टर वुजी प्रहार की शक्ति और असाधारण प्रकृति को महसूस करके चकित रह गए। कितनी अद्भुत शक्ति है! इस प्रहार की ताकत पहाड़ को 2 हिस्सों में बांटने के लिए काफी होगी। मास्टर वुजी के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने अपनी 2 उंगली चौड़ी और 3 फुट लंबी किंगफेंग तलवार से चांदी की एक रेखा खींची और वांग हाओ की युद्ध तलवार से हल्के से टकराए। मास्टर वुजी का तलवार का प्रहार, जो देखने में हल्का और कमजोर लगता है, मानो उड़ती हुई बिल्ली के बच्चे जितना हल्का हो, वास्तव में उसमें वुजी तलवारबाजी का सार समाहित है। क्लैंग। तलवारें टकराईं और वे पल भर में अलग हो गए। मास्टर वुजी उसी स्थान पर खड़े रहे, मानो उन्होंने कोई हरकत ही न की हो, एकदम शांत और संयमित। मास्टर वुजी के हल्के तलवार के प्रहार से वांग हाओ आसानी से हवा में उड़ गया। वो हमले की दिशा में 50 से अधिक कदम दौड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही वह प्रहार की शक्ति को कम कर पाया। यह क्या हो रहा है? मास्टर वुजी ने इस तलवार के वार में किसी भी प्रकार की आदिम शक्ति का प्रयोग नहीं किया या अधिक बल नहीं लगाया, फिर भी उन्होंने इसे आसानी से रोक दिया। इसके पीछे क्या सिद्धांत है? मास्टर वुजी के तलवार के वार से वांग हाओ इतना स्तब्ध रह गया कि वो पूरी तरह से हैरान रह गया। युवा मित्र वांग हाओ, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत जोरदार है, तुम केवल चरम आक्रमण शक्ति और तकनीक का पीछा कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम्हारी तलवारबाजी तुम्हें एक गतिरोध में ले जाएगी। एक सच्चे मार्शल आर्ट गुरु के सामने वे तुम्हारी तलवारबाजी की कई कमियों को एक नज़र में देख लेंगे और वे अपनी मूल शक्ति का एक अंश भी इस्तेमाल किए बिना तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। वांग हाओ ने एक मेहनती छात्र की तरह विनम्रतापूर्वक निर्देश स्वीकार किया और गुरु वुजी के प्रत्येक शब्द और वाक्यांश का ध्यानपूर्वक आनंद लिया। फिर से, आखिरकार मुझे ऐसा तलवारबाजी का उस्ताद मिल ही गया, मुझे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना ही होगा। वांग हाओ के भीतर ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह जागृत हुआ। वह एकांत में रहकर लगन से अपनी तलवारबाजी को निखार रहा था। आखिरकार वह परिवार का मुखिया था और वहाँ हमेशा कुछ न कुछ पूर्वाग्रह या अड़चनें तो होती ही थीं। लेकिन अब उसे मास्टर वुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का इतना अनमोल अवसर मिला था। वांग हाओ को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अपने दूसरे वार के साथ वांग हाओ ने शटरिंग स्टार स्लैश का प्रयोग किया। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए वांग हाओ ने इस प्रहार में अंधाधुंध रूप से परम शक्ति और विनाशकारी क्षमता का पीछा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय विनाश के इरादे को तलवार की तकनीक के साथ संयोजित करने की पूरी कोशिश की। विनाशकारी ब्लेड इंटेंट क्या है? यह एक शक्तिशाली ब्लेड इंटेंट है जो एक ही वार में सब कुछ नष्ट कर सकता है। मैंने पहले सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति की खोज की, लेकिन मैं भटक गया और मूल रूप से विनाशकारी ब्लेड इंटेंट को अनदेखा कर दिया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके पास एक बहुत ही लाभदायक परियोजना हो जो आपको जीवन भर के लिए पर्याप्त धन कमा कर दे सकती है, लेकिन आप मूर्खतापूर्ण तरीके से उस परियोजना को एक तरफ रख देते हैं और इसके बजाय एक अवैतनिक विक्रेता बन जाते हैं। अपने दूसरे प्रहार में वांग हाओ ने तलवार की तकनीक में विनाश की भावना को समाहित करने का भरसक प्रयास किया।
उसके प्रहार की शक्ति 10% से भी कम थी और उसमें जोड़ी गई विनाश की भावना की मात्रा भी 10% से कम थी, लेकिन इसका प्रभाव पिछली बार की तुलना में कहीं बेहतर था, जब उसने अपनी पूरी शक्ति का 50% विनाश की भावना में जोड़ा था। वांग हाओ तुरंत समझ गया। इससे मास्टर वूजी बहुत प्रसन्न हुए। इस बच्चे की समझ वाकई अद्भुत है। मैंने उसे बस थोड़ा सा इशारा दिया और उसने तुरंत अपनी तलवारबाजी की कमियों को समझ लिया और उन्हें सुधारने के तरीके भी खोज लिए। वो सचमुच तलवारबाजी का उस्ताद है। हालांकि इस वार से मुझे अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। लगता है मुझे आग में घी डालना पड़ेगा। तेज आग ही लकड़ी को ठीक से जला सकती है। F23 स्टॉप्ड अध्याय 731 विनाश का मार्ग। वांग हाओ को अपने दूसरे प्रयास के लिए पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि यह पहले प्रयास जितना बुरा नहीं होगा। लेकिन इस बार मास्टर वूजी की शैली अचानक बदल गई। उनके हाथ में हरी तलवार की रोशनी से लहरा उठी, जिससे सीटी जैसी ऊर्जा की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। तलवार की नोक पर अचानक तेज तलवार की रोशनी प्रकट हुई, मानो कोई भयानक भंवर बन गया हो। 1 मीटर से अधिक व्यास वाले तलवार के प्रकाश के इस भंवर ने प्रकट होते ही वांग हाओ की युद्ध तलवार को विनाशकारी तलवार के इरादे के साथ निगल लिया। वांग हाओ ने महसूस किया कि जिस क्षण उसकी तलवार की ऊर्जा के विचित्र भंवर के संपर्क में आई, उसकी सारी शक्ति छिन गई और उसकी विनाशकारी तलवार की मंशा उस विचित्र भंवर में समा गई। इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नॉवेल नेटवर्क। ताइवानी उपन्यास TKAN.com पर पढ़ें। अपनी पसंद के अनुसार पढ़ें। तलवार की ऊर्जा का ये कैसा विचित्र भंवर है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरी युद्ध तलवार इस भंवर को छूती है, मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मुझे डर है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं, तो भी इस विचित्र भंवर के सामने मेरी हालत बहुत दयनीय होगी। परिणाम अभी से कुछ बेहतर नहीं होगा। आखिर यह भंवर क्या है? यह मेरी विनाशकारी तलवार की शक्ति से कुछ मिलता जुलता क्यों लगता है? वांग हाओ के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर मास्टर वूजी ने बीच में दखल नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी लंबी तलवार को हल्के से झटका दिया और वांग हाओ के हाथ में मौजूद युद्ध छुरी को मोड़ दिया। फिर वांग हाओ के सामने उन्होंने स्वयं एक बार फिर तलवार ऊर्जा भंवर का प्रदर्शन किया। उन्होंने अभ्यास भी कराया और साथ ही समझाया भी। मेरी असीमित सर्पिल शक्ति एक तलवार की शक्ति से प्रेरित घातक चाल है जिसे मैंने असीमित तलवार की शक्ति की विशेषताओं के आधार पर स्वयं बनाया है। वूजी वह सबसे आदिम अवस्था है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था अराजकता और शून्यता है, जो सभी चीजों का स्रोत है। वूजी का मार्ग निराकार, छविहीन, ध्वनिहीन, रंगहीन, बिना शुरुआत या अंत वाला है और इसका कोई नाम नहीं है। इसलिए इसे वूजी कहा जाता है। मेरी यह घातक चाल मैंने तब बनाई थी जब मैं छोटा था और वूजी के दाव को समझ रहा था। मैंने इसमें वूजी के दाव का सार समाहित किया, जिससे एक ऐसी अवस्था का निर्माण हुआ जो निराकार, आकारहीन, बिना शुरुआत या अंत के है। कल्पना कीजिए कि इस असीम सर्पिल शक्ति द्वारा संसाधित होने के बाद दुश्मन का कोई भी हमला अप्रत्याशित हो जाता है, इतना कि विरोधी भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाता और स्वाभाविक रूप से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो या उसका हमला कितना भी भयंकर हो, अगर वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो सब व्यर्थ है। यही मेरी असीम सर्पिल शक्ति का सच्चा अर्थ है। जैसे जैसे वह बोलता गया, मास्टर वूजी की तलवार चलाने की गति धीमी होती गई और वह प्रत्येक चरण को तोड़कर वांग हाओ को एक एक करके दिखाता गया। मास्टर वूजी द्वारा जानबूझकर गति धीमी करने के कारण तलवार की भूरी ऊर्जा की हल्की फुहारें धीरे धीरे तलवार के शरीर पर संघनित होने लगी और अंततः नोक पर आकार लेने लगीं। फिर मास्टर वूजी के नियंत्रण में वे रहस्यमय ढंग से घूमने लगीं। शुरुआत में घूर्णन की गति बहुत धीमी होती है और संघनित वूजी तलवार की ऊर्जा भी बहुत पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, गति तेज होती जाती है और संघनित वूजी तलवार की ऊर्जा मोटी होती जाती है। परिणामस्वरूप अंत में नग्न आंखों से दिखाई देने वाले सफेद तलवार ऊर्जा भंवरों के छल्ले बन गए।
मास्टर वूजी के स्पष्टीकरण और प्रदर्शन के तहत वांग हाओ को अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। तो इस तरह तलवार की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तलवार की शक्ति के अनूठे सार को चतुराई से मिलाकर एक अद्वितीय घातक चाल बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह की घातक चाल में तलवार की शक्ति का उपयोग तलवार की शक्ति से कहीं अधिक होता है, फिर भी इसकी शक्ति कहीं अधिक भयावह है। ये ठीक वैसा ही है जैसे लकड़ियों के ढेर में पेट्रोल डालकर आग लगा देना, इससे जलने की गति केवल तेज होती है। लेकिन अगर आप इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल करें, तो ये कारों और जहाज़ों को शक्ति प्रदान कर सकता है। पहले वांग हाओ अपनी तलवारबाजी में केवल विनाशकारी ब्लेड इंटेंट का प्रयोग करता था, जो कि लकड़ियों के ढेर में पेट्रोल डालने के समान था। इससे से ज्यादा लकड़ियों के जलने की गति और तापमान में ही वृद्धि होती थी। मास्टर वूजी ने वूजी मार्ग के सार को वूजी तलवार इरादे में समाहित किया, जिससे एक ऐसी पारंपरिक चाल का निर्माण हुआ जो साधारण तलवार तकनीकों से कहीं बेहतर है, जो केवल तलवार इरादे को इकट्ठा करती हैं। यह एक अवस्था का उदात्तीकरण है। तकनीकों की सीमाओं से मुक्त होकर व्यक्ति उच्च स्तर की समझ प्राप्त करता है। धीरे धीरे वांग हाओ को मास्टर वूजी की वूजी स्पाइरल फोर्स से कुछ समझ प्राप्त होने लगी। मेरी विनाशकारी तलवार की शक्ति स्वयं ही घातक प्रहार कैसे उत्पन्न कर सकती है? विनाश की अवधारणा का वास्तव में क्या अर्थ है? मन में उठ रहे सवालों और अचानक मिली प्रेरणा के साथ वांग हाओ ने अनजाने में धीरे धीरे अपनी युद्ध तलवार घुमानी शुरू कर दी। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी, एक ऐसी क्रिया जो वांग हाओ के मन में अनजाने में घटी। विनाश का अर्थ है पुनर्तः मिटा देना, जैसे किसी ग्रह को नष्ट करना, किसी वस्तु को नष्ट करना, किसी ग्रह या वस्तु को पूरी तरह से लुप्त कर देना, इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से मिट जाना। यह एक परम शक्ति है और यह सृजन के बिल्कुल विपरीत है। मेरी विनाश ब्लेड की मंशा विनाश की ज्वाला से उत्पन्न होती है, जो एक आत्मा प्रकार की ज्वाला है जिसमें ब्रह्मांड का परम सार समाहित है। इसकी अंतर्निहित कमियां इसकी खामियों को छुपाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं सर्वोत्कृष्ट विनाशकारी शक्ति और आक्रमण शक्ति प्राप्त करने पर इतना केंद्रित था कि मैंने इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि विनाश का मूल तत्व ही इस ब्रह्मांड की परम शक्ति है। ये तो उल्टी बात हो गई, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप विनाश करना चाहते हैं, तो आपको पहले विनाश करना होगा। विनाश जितना व्यापक होगा, विनाश उतना ही व्यापक होगा। विनाश की यही मूलभूत अवधारणा है जिसे मैं समझ पाया हूँ। वांग हाओ के मन में विनाश की अवधारणा के बारे में एक विचार प्रणाली धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक मार्शल आर्टिस्ट की कलात्मक अवधारणा की समझ अक्सर क्रमिक और निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। केवल इसी अनुभव के माध्यम से व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी समझ के आधार पर अपनी स्वतंत्र सैद्धांतिक प्रणाली विकसित करता है। 10,000 मार्शल आर्टिस्ट 10,000 अलग अलग सैद्धांतिक प्रणालियां उत्पन्न करेंगे। दुनिया में दो पूरी तरह से एक जैसी सैद्धांतिक प्रणालियों का अस्तित्व होना असंभव है। भले ही वे एक ही कलात्मक अवधारणा को समझ लें, लेकिन उनके द्वारा निर्मित सैद्धांतिक प्रणालियां भिन्न होंगी और एक जैसी नहीं होंगी। मेरी शूटिंग स्टार स्लैश एक ही वार में 9,900 प्रहारों तक की शक्ति समेट सकती है। मेरी शूटिंग स्टार स्लैश की शक्ति से एक विशाल चट्टान पल भर में टुकड़ों के ढेर में बदल सकती है। लेकिन इससे चट्टान नष्ट नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा यह उसे केवल धूल के ढेर में बदल देती है। अगर मुझे सचमुच किसी चट्टान को नष्ट करना हो, तो मेरे प्रहार के बाद वह पूरी तरह से गायब हो जानी चाहिए या उसकी भौतिक संरचना में बदलाव आ जाना चाहिए। लेकिन पत्थर को कैसे नष्ट किया जा सकता है? विनाशकारी ब्लेड के विनाशकारी इरादे ने वांग हाओ के दिमाग में ग्रह के विनाश के दृश्य गढ़ने शुरू कर दिए। हर ग्रह के विनाश के साथ एक भयानक विस्फोट होता है। तो क्या मैं अपनी डिस्ट्रक्शन ब्लेड इंटेंट का उपयोग करके ऐसे विस्फोट के प्रभावों का अनुकरण कर सकता हूँ? मेरे मन में धीरे धीरे एक साहसिक विचार आकार लेने लगा। विस्फोट ऊर्जा के तीव्र उत्सर्जन की प्रक्रिया है। एक निश्चित स्थान में पदार्थ अपनी आंतरिक ऊर्जा को अत्यंत अल्प समय में मुक्त करता है,
जिससे वह ऊर्जा यांत्रिक कार्य, प्रकाश और ऊष्मा जैसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है। कुछ मामलों में पदार्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, शून्य में परिवर्तित हो जाता है और पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाता है। चूंकि मास्टर वूजी भावरों के माध्यम से वूजी के दाव का अनुकरण कर सकते हैं, तो मैं विस्फोटों के सिद्धांत के माध्यम से विनाश के दाव का अनुकरण क्यों न करूं? अपनी ही योजना का अनुसरण करते हुए वांग हाओ ने मास्टर वूजी की क्रियाओं की नकल करते हुए विनाश के इरादे को तलवार में समाहित कर दिया। सबसे पहले तलवार की विनाशकारी शक्ति को ब्लेड की नोक पर केंद्रित करो, उसे जितना हो सके उतना संकुचित करो। F23 स्टॉप्ड अध्याय 732। श्रवण। वांग हाओ के चेतना सागर में छोटी काली छुरी अचानक कांप उठी और भिनभिनाने लगी। भन 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 टिल्डा। छोटी काली कतार से विनाशकारी तलवार की शक्ति की धाराएं लगातार निकलती रहीं और अंततः वांग हाओ के हाथ में मौजूद युद्ध तलवार में समाहित हो गईं। बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में तलवार की ये विनाशकारी शक्तियां ब्लेड की नोक की ओर एकत्रित होती रहीं। जल्द ही विनाशकारी तलवार की शक्ति का प्रवाह नीले रंग की युद्ध तलवार की चरम सीमा तक पहुंच गया। युद्ध तलवार की पूरी सतह एक ठोस वस्तु की तरह काली ज्वालाओं से जलने लगी और उस पर मकड़ी के जाले जैसी बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि विनाशकारी ब्लेड की शक्ति को केवल इसी हद तक संघनित किया जा सकता है? लेकिन ये स्तर तो विस्फोट करने में पूरी तरह असमर्थ है। यह मास्टर वूजी की असीमित सर्पिल शक्ति से भी कहीं कमजोर है। वांग हाओ को अचानक एक बात याद आई। ऐसा प्रतीत होता था कि मास्टर वूजी की वूजी तलवार की शक्ति सीधे लंबी तलवार को स्पर्श नहीं करती थी, बल्कि केवल तलवार की नोक पर केंद्रित होती थी। इसके अलावा भावर बनने के बाद असीमित तलवार की भावना तलवार से अलग होकर शून्य में तैरने लगी और तलवार की नोक मानो एक निर्वात बन गई। क्या ऐसा हो सकता है कि असीमित तलवार की शक्ति तलवार के शरीर में समाहित नहीं हुई हो, बल्कि लंबी तलवार को माध्यम बनाकर इसे सीधे एक भावर में संघनित कर दिया गया हो? वांग हाओ इसके बारे में और अधिक सोचने लगा और यह बहुत संभव लगने लगा। तो एक विचार के साथ ही उसने नीले रंग की युद्ध तलवार के भीतर मौजूद सभी विनाशकारी इरादों को बिखेर दिया। फिर उसने नीले रंग की तराजू वाली युद्ध तलवार को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की दोबारा कोशिश की ताकि तलवार की नोक पर विनाश के इरादे को संघनित किया जा सके। ये प्रक्रिया देखने में बहुत सरल लग रही थी, लेकिन वांग हाओ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वास्तविक संचालन के दौरान ब्लेड के इरादे को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था। मानसिक ऊर्जा पानी की तरह है, हालांकि यह निराकार है, फिर भी इसे मन द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तलवार का आशय ऊर्जा की प्रचंड धारा के समान है, जो निराकार और अमूर्त है और अत्यंत हिंसक है। इसे वश में करना बहुत कठिन है और इसके लिए उच्च स्तर की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। पानी के अणुओं को एक बूंद में संघनित करना आसान है, लेकिन अशांत गैस के अणुओं को एक स्थिर गोले में एकत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। पहले प्रयास में ही विनाशकारी इरादा सीधे ब्लेड की नोक से उमड़ पड़ा। एक बार जब वह मुक्त हो गया, तो वो एक जंगली घोड़े की तरह था जिसकी लगाम काट दी गई हो, पूरी तरह से अनियंत्रित। कितना मुश्किल है! तलवार की शक्ति को नियंत्रित करना ही कठिन है और विनाशकारी शक्ति तो अत्यंत हिंसक होती है। आध्यात्मिक शक्ति और आदिम बल भी संपर्क में आते ही पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसे इच्छाशक्ति से नियंत्रित करना भी बेहद मुश्किल है। मास्टर वूजी की वूजी स्पाइरल फोर्स अविश्वसनीय रूप से सहज लगती है और वूजी स्वॉर्ड इंटेंट द्वारा निर्मित भावर भी बेहद कोमल, पालतू बिल्ली के बच्चे की तरह शांत दिखता है। हालांकि मेरे डिस्ट्रक्शन ब्लेड इंटेंट को नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। वांग हाओ के दिल में हार का एहसास उमड़ आया। मास्टर वूजी की निगाहें तेज थीं और उनका दिमाग बहुत समझदार था। वे वांग हाओ के विचारों और चिंताओं को एक नज़र में ही समझ लेते थे। इसलिए उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन दिया। पानी नाव को बहाकर ले जा सकता है, लेकिन उसे डुबा भी सकता है। ये बात तलवार के इरादे या किसी भी अन्य हथियार पर लागू होती है।
यदि आप तलवार के इरादे को पूरी तरह से नियंत्रित करने पर जोर देते हैं तो आप अंततः अपनी ही इच्छाशक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं। मेरी असीम सर्पिल शक्ति कभी भी असीम तलवार के इरादे को नियंत्रित नहीं कर पाई है, बल्कि असीम तलवार का इरादा ही मुझे स्वाभाविक रूप से इसे क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। वांग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल सही। वांग हाओ का चेहरा उत्साह से चमक उठा। मास्टर वूजी से यही उम्मीद थी। हर शब्द अनमोल है। मैं समझ गया। विनाश ब्लेड की भावना मैंने नहीं बनाई, बल्कि यह ब्रह्मांड के भीतर की एक अंतर्निहित मानसिक अवस्था है। मैं इस मानसिक अवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, भला मैं कैसे सफल हो सकता था। असल में मुझे इसे निर्देशित करना था ताकि विनाश ब्लेड की भावना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। मैं समझ गया, आखिरकार समझ गया। मास्टर वूजी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वांग हाओ ने फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया। अपने दूसरे प्रयास में वांग हाओ ने विनाश ब्लेड इरादे को जगाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना ध्यान अपनी आत्मा की गहराई में लगाया और काले खंजर से निकलने वाली भिनभिनाहट की आवाज़ को ध्यान से सुना। जब से वांग हाओ को पहली बार यह पता चला कि उसके पास हथियारों की आत्माओं को महसूस करने की प्रतिभा है, तब से वह हथियारों की अनूठी कंपन आवृत्ति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो गया है। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि विनाश ब्लेड की संघनित भावना से निर्मित रहस्यमय काला खंजर एक रहस्यमय भिनभिनाहट की आवाज भी उत्सर्जित करेगा। वांग हाओ ने इससे पहले इस छोटी सी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अगर मास्टर वूजी का मार्गदर्शन न होता तो वांग हाओ को इस बात का कभी पता ही न चलता। इस समय वांग हाओ का मन धीरे धीरे काले खंजर के अंदर से निकलने वाली भिनभिनाहट की आवाज में डूब गया। भिनभिनाहट टिल्डा भिनभिनाहट भिनभिनाहट। किसी कारणवश वांग हाओ को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह छोटी काली छुरी उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। ये वाकई एक अद्भुत एहसास है। जैसे जैसे वांग हाओ काले खंजर से निकलने वाली भिनभिनाहट की आवाज सुनने में मग्न होता गया, वह धीरे धीरे सब कुछ भूल गया और उसकी पांचों इंद्रियां अचेतन रूप से बंद हो गईं। मेरे मन में अनायास ही कई चित्र कौंध गए। अनंत तारों भरे आकाश में ग्रहों का विस्फोट, एक एक करके तारों का विस्फोट और यहाँ तक कि निहारिकाओं का विस्फोट। वांग हाओ के मन में ब्रह्मांड के विस्फोट और विनाश के दृश्य कौंध गए, एक ऐसा एहसास जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उस पल ऐसा लगा मानो वांग हाओ ने अनगिनत युगों का अनुभव किया हो और स्वयं अनगिनत ब्रह्मांडों के विनाश को अपनी आंखों से देखा हो। यदि विनाश क्या है, इसे समझाने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए तो यह असंभव होगा। ये संभव है कि किसी भी सभ्यता द्वारा आविष्कृत कोई भी लिखित भाषा ब्रह्मांड की इस परम शक्ति को सटीक रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। हालांकि एक बार ये तस्वीरें सामने आ जाएं तो कोई भी जीवित प्रजाति तुरंत समझ सकती है कि विनाश का क्या अर्थ है। वांग हाओ को इस अवस्था से होश आने में 5 मिनट का समय बीत चुका था। ये 5 मिनट भले ही कम लगे, लेकिन वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे अनगिनत साल बीत गए हों। काली छुरी की भिनभिनाहट की आवाज़ दोबारा सुनकर वांग हाओ ने पाया कि आवाज़ बदल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो काली छुरी उत्साहित और खुश थी कि वांग हाओ उसकी बात समझ पा रहा था। विनाश ब्लेड की शक्ति को पुनः आह्वान करने से पहले वांग हाओ ने मन ही मन काली कटार से संवाद किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि कटार वांग हाओ के इरादे को समझ गई थी। वांग हाओ के जानबूझकर नियंत्रण के बिना ही विनाश ब्लेड की शक्ति का एक अंश वांग हाओ की भुजा पर स्थित नीले रंग की युद्ध तलवार में प्रवाहित हो गया। फिर विनाश ब्लेड की शक्ति का यह अंश स्वतः ही तलवार की नोक पर संघनित हो गया और धीरे धीरे एकत्रित होकर अंततः एक काला बिंदु बन गया। फिर विनाशकारी तलवार के इरादे की धाराएं पानी की एक अंतहीन धारा की तरह ब्लेड की नोक पर स्थित छोटे काले बिंदु की ओर एकत्रित होने लगीं। यह मैं समझ गया। वांग हाओ बेहद प्रसन्न हुआ और उसने विनाश ब्लेड की शक्ति को तेजी से संघनित करना शुरू कर दिया। इस बार विनाश ब्लेड की शक्ति सफलतापूर्वक ब्लेड की नोक पर संघनित हो गई। 10 सांसों के बाद नाखून के आकार का एक काला गोला वास्तव में ब्लेड की नोक पर सिकुड़ गया।
ये काला गोला बेहद गहरा था और इसमें भयानक विनाशकारी ऊर्जा समाहित थी। गोले का किनारा लगभग चाकू की नोक को छू रहा था। नाखून के आकार के इस काले गोले में समाहित भयावह विनाशकारी इरादे और हिंसक ऊर्जा को भांपते हुए वांग हाओ इसे आजमाने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके। मुझे आश्चर्य है कि यह गोला कितनी शक्ति प्रकट कर सकता है। ये सोचते हुए वांग हाओ ने अपनी युद्ध तलवार घुमाई और काले गोले को तलवार की नोक से खून की एक बूंद की तरह उछाल दिया। काला गोला दूर दूर तक उड़ता चला गया और अंत में पहाड़ी की ढलान पर 100 मीटर दूर जाकर गिरा। स्टॉप्ड अध्याय 733 स्टारबस्ट। यह एक छोटी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई केवल 1 दर्जन मंजिल है। जब काला गोला चुपचाप पहाड़ी से टकराया तो पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई आवाज ही नहीं हुई हो। हालांकि ये शांति केवल एक क्षण के लिए ही टिकी रही। वांग हाओ जब सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि पूरी पहाड़ी तेजी से मुड़ने और ढहने लगी। पल भर में पूरी पहाड़ी मानो हवा में गायब हो गई, मानो उसे किसी छोटी काली गेंद ने निगल लिया हो। फिर वो छोटी काली गेंद बिना किसी आवाज के पूरी तरह गायब हो गई। ये देखकर तो मास्टर वूजी की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये चाल डोमेन लॉर्ड स्तर की स्थानिक तकनीक से बेहद मिलती जुलती है। ये ब्लैक होल फिस्ट से बहुत मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसमें विनाश के नियमों के प्रारंभिक रूप का भी अंश दिखाई देता है। लेकिन ये लड़का स्पष्ट रूप से तार्किक स्तर पर भी नहीं है, इसलिए ये सार्वभौमिक नियमों की शक्ति के संपर्क में भी नहीं आ सकता। ये वाकई अजीब है। मास्टर वूजी को असीम निराशा हुई। फुफकार, वांग हाओ हौंफते हुए बोला। वह छोटी सी पहाड़ी गायब हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नाखून के आकार की विनाशकारी ब्लेड इंटेंट की एक छोटी सी बूंद इतनी भयानक शक्ति पैदा कर सकती है। अगर विनाशकारी ब्लेड इंटेंट और अधिक केंद्रित होती तो क्या वो पल भर में पृथ्वी को नष्ट नहीं कर देती और यहाँ तक कि पूरे सौर मंडल और आकाशगंगा को भी तबाह नहीं कर देती। वांग हाओ के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। हालांकि ये चाल अभी तक परिपूर्ण नहीं है और निष्पादन की गति बहुत धीमी है। जब उस्ताद आपस में भिड़ते हैं तो वे पलक झपकते ही एक दूसरे की जान ले सकते हैं, लेकिन नाखून के आकार के विनाशकारी ब्लेड के एक टुकड़े को संघनित करने में लगभग आधा मिनट लगता है, जो कि बहुत धीमा है। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मास्टर वूजी वांग हाओ को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। उन्हें वूजी तलवार की शक्ति से वूजी सर्पिल शक्ति को समझने में पूरे 3 साल लगे थे, लेकिन वांग हाओ ने उनके मार्गदर्शन में आधे घंटे से भी कम समय में इसे सीख लिया था। ऐसी अद्भुत समझ की तो स्वयं मास्टर वूजी भी प्रशंसा करते थे। शायद ये बच्चा सचमुच मेरी इस बाधा को दूर करने में मेरी मदद कर सकता है। मास्टर वूजी के दिल में आशा की एक किरण जगी। वांग हाओ को आखिरकार अपनी तंद्रा से बाहर आते देख मास्टर वूजी ने पूछा, वांग हाओ, तुमने अभी जो चाल चली है उसका कोई नाम है क्या? कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओ ने कहा, चलिए इसे स्टारबस्ट नाम देते हैं। ये नाम बहुत बढ़िया है। इसमें न केवल विस्फोट शब्द का सही अर्थ समाहित है, बल्कि यह इस चरम शक्ति के सार को भी उजागर करता है। इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। मास्टर वूजी ने इसकी जमकर प्रशंसा की। वांग हाओ, मेरी एक और विनती है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। मास्टर वूजी, कृपया खुलकर बोलिए, वांग हाओ ने कहा। मास्टर वूजी का चेहरा गंभीर हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे लड़ने के लिए स्टारबस्ट तकनीक का इस्तेमाल करो, जिस पर तुमने अभी अभी महारत हासिल की है। मैं स्वयं इस घातक प्रहार की शक्ति का अनुभव करना चाहता हूं, जो विनाशकारी तलवार की शक्ति से उत्पन्न होता है। गुरुजी, मैंने अभी अभी यह चाल बनाई है और मुझे डर है कि मैं अभी इसका उपयोग करने में निपुण नहीं हूं और इसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मुझसे कोई गलती हो सकती है। वांग हाओ ने कहा। उसने इस चाल को पूरी तरह से नहीं समझा था और अगर उसने गलती से गुरु वूजी को चोट पहुंचा दी तो यह अच्छा नहीं होगा। मास्टर वूजी ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रह सकते हो। सुरक्षा पर मेरा पूरा नियंत्रण है। ये वूजी क्षेत्र मेरी अपनी छोटी सी दुनिया है।
यहाँ मैं हर नियम का पालन कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहो तो भी तुम ऐसा करने में असमर्थ रहोगे। वांग हाओ को राहत मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टारबस्ट को छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, मास्टर वूजी, कृपया ध्यान से देखें। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वांग हाओ ने अपने पिछले अनुभव के आधार पर स्टारबस्ट हमला कर दिया। इस बार भी वांग हाओ ने नाखून के आकार का एक काला गोला ही बनाया। अपनी युद्ध तलवार घुमाते ही वो गोला प्रकाश की एक काली लकीर में बदल गया और तेजी से मास्टर वूजी की ओर बढ़ गया। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। इस बार वांग हाओ बहुत कुशल थे और उन्होंने स्टारबस्ट को छोड़ने का समय घटाकर 10 सेकंड कर दिया। बिना किसी आवाज के काला गोला ध्वनि की गति से 100 गुना से भी अधिक गति से मास्टर वूजी की छाती की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही काला गोला मास्टर वूजी की छाती से केवल आधा मीटर दूर था, मास्टर वूजी ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में मौजूद हरी तलवार से एक ठंडी रोशनी निकली, जो पल भर में उनकी छाती के सामने तलवार की ऊर्जा की एक दीवार में तब्दील हो गई। टस्क टिल्ड, मूल रूप से शांत काला गोला अचानक असीमित तलवार ऊर्जा से संघनित तलवार ऊर्जा की दीवार के पीछे एक भयानक ध्वनि गर्जना के साथ फट पड़ा और अचानक एक छोटे परमाणु विस्फोट जैसी एक आघात तरंग उत्पन्न हुई। विनाशकारी ब्लेड इंटेंट और असीमित तलवार छी, मानो आमने सामने के दुश्मन हों, जिनका अंत तक लड़ना तय था। इस झटके ने आसपास की हवा को सीधे तौर पर हिला दिया, जिससे एक भयंकर बवंडर उत्पन्न हो गया। मास्टर वूजी के कपड़े जोर से सरसरा रहे थे, उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्थिर था, एक पारदर्शी तलवार की आभा से सुरक्षित था और इस प्रकार ऊर्जा के झटके से अप्रभावित था। दूसरी ओर, हालांकि वांग हाओ विस्फोट के केंद्र से काफी दूर थे, फिर भी ऊर्जा की लहर उत्पन्न होते ही वे बुरी तरह प्रभावित हुए। उसके आंतरिक अंग तुरंत अपनी जगह से हट गए और उनमें चोट के निशान पड़ गए, और आंतरिक अंगों को हुए नुकसान से निकला खून उसके मुंह के कोने से लटक रहा था। ये झटका बहुत तेजी से आया और बहुत तेजी से चला गया। इस स्टारबस्ट की शक्ति वाकई असाधारण है। अगर आप इसे और निखारते रहें और इसकी खामियों को जितना हो सके दूर करते रहें, तो यह चाल आपका तुरुप का पत्ता बन जाएगी। मुझे डर है कि साधारण तार्किक स्तर के विशेषज्ञ भी, जिनके पास जीवित रहने का कोई साधन या विशेष क्षमता नहीं है, आपके स्टारबस्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। मास्टर वूजी के प्रोत्साहन से वांग हाओ का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मास्टर वूजी स्टारबस्ट के बारे में इतनी अच्छी राय रखेंगे। यह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे है। मास्टर वूजी ने वांग हाओ की ओर देखते हुए कहा, वांग हाओ, तुम भी मेरी वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्य माने जाओगे। हालांकि हमारे बीच गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, फिर भी वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के संस्थापक के रूप में मैं तुम्हें आजीवन वरिष्ठ पद पर नियुक्त करता हूँ। साथ ही तुम्हारा परिवार भी कैपिटल स्टार सर्कल में स्थानांतरित हो सकता है और वहां स्थायी निवास प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के नाम से एक अलग विला और 3 स्तरीय जीन विकास औषधि प्रदान करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, यह क्यूरेटर जी, अगर आप मुझे वरिष्ठ सदस्य बना देते हैं, तो मुझे डर है कि बहुत से लोग आपत्ति करेंगे, है ना? वांग हाओ ने कहा। लेकिन मास्टर वूजी अविचलित रहे। क्या आप दूसरों द्वारा चुनौती दिए जाने से डरते हैं? मास्टर वूजी मुस्कुराए और बदले में पूछा। वांग हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे चुनौती मिलने से कभी डर नहीं लगता। चूंकि मास्टर वूजी इतने दयालु हैं, इसलिए मैं इसे बिना किसी झिझक के स्वीकार करता हूँ। बहुत खूब, मुझे पता था मैं सही थी। आप सम्मान और अपमान दोनों ही परिस्थितियों में शांत और संयमित रहते हैं, न तो अहंकारी और न ही अधीर। आप एक ऐसी प्रतिभा हैं जिसे निखारने की जरूरत है, और यह हमारी आकाशगंगा के मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद है। मास्टर वूजी प्रसन्न दिखाई दिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि समय सही है, तो उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वांग हाओ, क्या आपको संत उपाधि प्रदान करने से जुड़ी अफवाहों की जानकारी है? क्या आप एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट और संत उपाधि प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट के बीच का अंतर जानते हैं? वांग हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इस मामले के बारे में थोड़ा बहुत सुना है।
स्टॉप्ड अध्याय 734 मास्टर वुजी का खेद। तथाकथित संत योद्धा वे हैं जिन्होंने प्राचीन काल के 3000 सबसे शक्तिशाली कुलों की विरासत प्राप्त की है। वांग हाओ ने कहा। मास्टर वुजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। वर्तमान में हमारी आकाशगंगा में संत की उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों की कुल संख्या 100 से भी कम है। वास्तव में आकाशगंगा में ग्रह स्तर तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या 50,000 से अधिक है और तारकीय स्तर पर कम से कम 300 लोग हैं। साथ ही 9 डोमेन लॉर्ड स्तर के विशेषज्ञ भी हैं। इनमें से 7/10वें से अधिक संत शक्ति में तारकीय स्तर तक पहुंच चुके हैं और सभी 9 डोमेन लॉर्ड स्तर के शक्तिशाली योद्धा संत की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। साधारण योद्धाओं की तुलना में 3000 प्राचीन कुलों की विरासत प्राप्त करने वाले योद्धा के अमर स्तर तक पहुंचने की संभावना साधारण सभ्यताओं की विरासत प्राप्त करने वाले या स्वयं साधना करने वालों की तुलना में बहुत कम है। मास्टर वुजी के शब्द वांग हाओ के लिए एक चेतावनी भी थे और ये देखने के लिए एक परीक्षा भी कि क्या वांग हाओ ने प्राचीन 3000 चोटियों की विरासत प्राप्त कर ली है। आखिरकार सभी बातों को देखते हुए वांग हाओ की साधना गति बहुत ही आश्चर्यजनक थी, इसलिए यह बहुत संभव था कि उसे किसी शक्तिशाली प्राचीन कुल का वंश प्राप्त हुआ हो। वो कौन सा कुल था, ये बात मास्टर वुजी को नहीं पता थी। इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नॉवल नेटवर्क। ये बहुत उपयोगी है। .com इसका कभी भी आनंद लें। वांग हाओ हमेशा से ही बहुत ही शांत स्वभाव के रहे हैं और उन्होंने ड्रैगन कबीले की विरासत प्राप्त करने की खबर को सार्वजनिक नहीं किया है। वांग हाओ, क्या आपको भी किसी प्राचीन शिखर शक्ति की विरासत मिली है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की विरासत मिली है? इस बारे में पूछे जाने पर वांग हाओ हिचकिचाए। आखिरकार प्राचीन युग का अंत 3000 सर्वोच्च शक्तिशाली कुलों द्वारा ड्रैगन कुल के विरुद्ध विद्रोह के कारण हुआ था। यदि वह ड्रैगन कुल के वंशज के रूप में अपनी पहचान उजागर करता है तो इससे अनावश्यक मुसीबत खड़ी हो सकती है। चूंकि 3000 सबसे शक्तिशाली कुलों के वंशज अभी भी जीवित हैं, इसलिए उस वर्ष की तबाही की तुलना में कुछ लोग बच निकले होंगे। यदि इन शक्तिशाली कुलों को, जो उस समय ड्रैगन कुल से ईर्ष्या करते थे, पता चलता कि ड्रैगन कुल का बचा हुआ सदस्य वांग हाओ अभी भी जीवित है, तो वे निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। इसलिए वांग हाओ ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। मास्टर वुजी, सच कहूं तो मुझे वाकई एक प्राचीन विरासत प्राप्त हुई है, लेकिन इस वंश को मो वंश कहा जाता है और यह शीर्ष 3000 शक्तिशाली वंशों में से नहीं है। ओह, मास्टर वुजी के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। ये तो बहुत दुख की बात है। साधारण जातियों की विरासत आसानी से तारा स्तर पार कर सकती है और उससे भी बेहतर विरासत आपकी साधना को तारा स्तर तक पहुंचा सकती है। लेकिन डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचना या अमर बनना तो बेहद मुश्किल है। कितना अफसोस। मुझे लगा था कि आपकी तीव्र साधना गति और उत्कृष्ट समझ के साथ आपको 3000 सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों में अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी की विरासत प्राप्त होनी चाहिए थी। मास्टर वुजी के चेहरे पर गहरे अफसोस के भाव प्रकट हुए। ये सुनकर वांग हाओ ने दबे स्वर में राहत की सांस ली। प्राचीन ड्रैगन जाति की विरासत 3000 सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। आपको ये जानना चाहिए कि प्राचीन काल में तथाकथित 3000 सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों, 3000 उच्च श्रेणी की शक्तिशाली जातियों, 3000 मध्यम श्रेणी की शक्तिशाली जातियों और 3000 निम्न श्रेणी की शक्तिशाली जातियों, कुल मिलाकर 1 लाख शक्तिशाली जातियों की रैंकिंग ड्रैगन जाति द्वारा ही निर्धारित की गई थी। ये 100,000 शक्तिशाली कबीले ड्रैगन कबीले के अधीन हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे ड्रैगन कबीले के चाटुकार हैं। हालांकि प्राचीन युग के अंत के साथ ही ड्रैगन जाति का पतन हो गया और उनकी सत्ता समाप्त हो गई। तभी 3000 सबसे शक्तिशाली जातियों ने अराजकता का लाभ उठाकर सत्ता हासिल की और ब्रह्मांड के इतिहास को फिर से लिखा। नदी के पूर्व में 3 मिलियन वर्ष, नदी के पश्चिम में 3 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड में न तो कोई शक्ति हमेशा के लिए रहती है, न ही कोई जाति हमेशा के लिए समृद्ध होती है। ये बात आत्मा संवर्धन वंश, ड्रैगन वंश और उससे भी कहीं अधिक प्राचीन स्याही वंश के लिए सच है।
हालांकि मास्टर वूजी को वांग हाओ के लिए दुख था, फिर भी उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थीं और वे उससे बहुत कुछ चाहते थे। कितनी अफसोस की बात है कि अगर मुझे किसी उच्च कोटि के शक्तिशाली कुल की विरासत मिली होती, तो शायद मैं डोमेन लॉर्ड के बंधनों को तोड़कर अमरता प्राप्त कर लेता। लेकिन अभी वांग हाओ की जीवन भर की उपलब्धियां केवल तार्किक स्तर तक ही पहुंची हैं। कुछ निम्न स्तर की विरासतें शुरुआती चरणों में तेजी से साधना करने में मदद करती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर बाद के चरणों में विफल हो जाती हैं। यह विरासत में मिली तकनीकों की एक अंतर्निहित कमी है, जिसके कारण साधना की नींव अस्थिर हो जाती है। ऐसा लगता है कि वांग हाओ की भविष्य की क्षमता अब समाप्त होने वाली है। कितना अफसोस की बात है। हालांकि मास्टर वूजी को खेद था, लेकिन उन्होंने इसे जुबान से नहीं कहा। वांग हाओ, मैंने तुम्हें जो बड़ा उपहार पहले दिया था, वह वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में मेरी ओर से एक कनिष्ठ को दिया गया स्वागत उपहार था, और अगला बड़ा उपहार एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में मेरी ओर से एक कनिष्ठ को दिया गया स्नेह का उपहार है। इसे स्टाररी स्काई सोसाइटी की गैलेक्सी शाखा के नवनियुक्त सदस्य के रूप में तुम्हारे लिए एक छोटा सा लाभ भी समझा जा सकता है। यह मास्टर वूजी न केवल वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के संस्थापक थे, बल्कि स्टाररी स्काई सोसाइटी में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान था। वे स्टाररी स्काई सोसाइटी की मिल्की वे शाखा के 3 शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। मुझे अपना स्टार कार्ड दीजिए और मैं आपको बेसिक मेंबर बना दूंगा। उसके बाद आप कभी भी स्टार टावर में प्रवेश कर सकते हैं। स्टार टावर के प्रवेश द्वारों में से एक हीरो सिटी मिशन हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। वांग हाओ ने निर्देशानुसार कार्य किया और एक चांदी का कार्ड निकाला, जो स्टाररी स्काई क्लब के नए सदस्य के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था। स्टार क्लब की सदस्यता कार्ड मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में विभाजित हैं: प्रवेश स्तर के सदस्य, कनिष्ठ सदस्य, मध्यवर्ती सदस्य, वरिष्ठ सदस्य और शीर्ष स्तर के सदस्य। वर्तमान में मिल्की वे शाखा में सर्वोच्च स्तर पर केवल 3 वरिष्ठ सदस्य हैं, और मास्टर वूजी उनमें से एक हैं। आकाशगंगा में शेष बची अधिकांश मानव जातियां जो तारा परिषद में शामिल हुई, वे प्रवेश स्तर या कनिष्ठ स्तर पर थीं, जिनमें से केवल कुछ ही मध्यवर्ती स्तर की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त कर सकीं। यहाँ सदस्यता का स्तर व्यक्ति के साधना स्तर और योगदान के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो मुख्य रूप से साधना स्तर पर आधारित होता है। ठीक है, आपकी सदस्यता अब कनिष्ठ सदस्य के रूप में उन्नत कर दी गई है, और मिल्की वे शाखा में आपका पद उम्मीदवार वरिष्ठ के रूप में बदल दिया गया है। जैसे ही आप अपनी साधना को जल्द से जल्द तार्किक स्तर तक बढ़ाते हैं, आप मिल्की वे शाखा के औपचारिक वरिष्ठ बन सकेंगे। वर्तमान में हमारी मिल्की वे स्टार सोसाइटी में कुल 135 वरिष्ठ हैं, और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में आप वांग हाओ 136वें वरिष्ठ बनेंगे। इसके अलावा इस स्टार कार्ड के विशेषाधिकारों को अपग्रेड कर दिया गया है। अब से आप स्टार टावर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हैं। आप न केवल स्टार टावर के भीतर वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, बल्कि साधना के लिए मस्टर्ड सीड टाइम टावर भी किराए पर ले सकते हैं। आपके वर्तमान विशेषाधिकारों के साथ आप एक बिगिनर टाइम टावर किराए पर ले सकते हैं, जो 10 गुना अधिक समय वाला साधना टावर है। इसके अतिरिक्त आप हीरो सिटी में एल्डर लेवल ट्रीटमेंट का आनंद ले सकते हैं, और आप हेवन लेवल या उससे ऊपर के डेथ लेवल मिशन और नाइटमेयर लेवल मिशन स्वीकार कर सकते हैं। बेशक, जब तक आपकी साधना स्टेलर लेवल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मैं आपको उच्च मृत्यु दर वाले इन खतरनाक मिशनों को इतनी जल्दी लेने की सलाह नहीं देता। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना को बेहतर बनाएं। मास्टर वूजी के शब्द अधिकतर वांग हाओ के लिए उपदेश और प्रोत्साहन से भरे थे। दोनों के बीच बहुत ही सुखद बातचीत हुई, जो अगली सुबह तक चली, और इसी के साथ उनकी सुखद मुलाकात समाप्त हुई। बिना किसी पहचान वाले चाय घर से निकलने के बाद वांग हाओ सीधे भूमिगत की 4000वीं मंजिल पर स्थित गैलेक्सी टीम के घर की ओर वापस चले गए। यात्रा के दौरान मुझे अप्रत्याशित रूप से एक संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। यह एक अपरिचित नंबर था,
और वांग हाओ को तब काफी आश्चर्य हुआ जब उसने जवाब देने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, क्या ये श्रीमान वांग हाओ हैं? क्या आपको मेरी आवाज याद है? मैं सोराका हूँ, स्टॉस कॉमर्स गिल्ड की अध्यक्ष। मुझे श्रीमान वांग हाओ से बहुत जरूरी बात करनी है। स्टॉप्ड अध्याय 735 सोराका का आगमन। सोराका के फोन कॉल से वांग हाओ काफी हैरान हो गया। वांग हाओ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला अध्यक्ष के पास वास्तव में अपने अधीनस्थों के साथ हीरो सिटी में घुसपैठ करने का एक तरीका होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, सोराका पहले ही अपने 7 गृह स्तरीय कुलीन अधीनस्थों को गैलेक्टिक टीम के अड्डे तक ले जा चुकी थी। जब वांग हाओ ने सोराका को दोबारा देखा तो उसे इस बुद्धिमान महिला के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई। इस समय सोराका ने एक स्मार्ट बॉडीसूट पहना हुआ था। काला बॉडीसूट उसके नाजुक शरीर पर कसकर लिपटा हुआ था और बॉडीसूट के बाहर हल्के कवच की एक परत कसकर जुड़ी हुई थी। ये कवच काफी महंगा है। ये प्राचीन खंडहरों से प्राप्त एक असली रूनिक युद्ध कवच है। यह न केवल बेहद रक्षात्मक है, बल्कि पहनने वाले की रक्षा भी करता है, जिससे वह ब्रह्मांड के किसी भी कठोर वातावरण में जीवित रह सकता है। उसके पीछे खड़े अन्य 7 शीर्ष 9वें स्तर के योद्धाओं ने एक ही शैली का काला कवच पहन रखा था और वे सभी मानव विशेषज्ञ थे। वांग हाओ को व्यक्तिगत रूप से देखकर सोराका बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके पीछे खड़े 7 9वें स्तर के मानव योद्धा काफी उदासीन थे। उनमें से प्रत्येक अभिमानी और घमंडी था। मास्टर वांग हाओ, हमारी मुलाकात को कई महीने बीत चुके हैं। आपकी आभा और भी संयमित हो गई है। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी साधना में फिर से सुधार हुआ है? सोराका काफी हैरान थी। महज कुछ ही महीनों में वांग हाओ की आभा पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय हो गई थी जब वे दोनों पहली बार मिले थे। वांग हाओ ने बस सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे आश्चर्य है कि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आए हैं। क्या ये चेंजू स्टार के बारे में है? सोराका ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, सही कहा। इस बार मैंने सेना के ब्लड ब्लेड लीजन से 7 विशेषज्ञों को हमारी मदद के लिए बुलाने में बहुत पैसा खर्च किया है। मैंने सुना है कि 1000 साल में एक बार आने वाला स्टार बीस्ट टाइड आने वाला है, इसलिए मुझे चेंजू स्टार की खोज की इस योजना को जल्दी से पूरा करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि स्टार बीस्ट टाइड के शुरू होने के बाद पूरा अलौकिक युद्ध क्षेत्र सील हो जाए और हमें चेंजू स्टार में प्रवेश करने के लिए स्टार बीस्ट टाइड के समाप्त होने तक इंतजार करना पड़े। स्टार बीस्ट टाइड का प्रकोप कम से कम कई महीनों तक चलता है और दशकों या सदियों तक भी जारी रह सकता है। सोराका उस खजाने के पहाड़ के लिए दशकों या सदियों तक इंतजार करने को तैयार नहीं थी जो उसे पहले ही मिल चुका था, इसलिए वह इस बार चेंजू स्टार की खोज में इतनी जल्दी में थी। सोराका ने आगे कहा, मुझे मास्टर वांग हाओ को गैलेक्सी टीम के साथ हमारी जानकारी दर्ज कराने के लिए मनाना होगा। टीम के नाम के बिना हम इस बार बाह्य युद्ध क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। स्टार सोसाइटी का नियंत्रण बहुत सख्त है। मेरी गैलेक्सी टीम में शामिल होने की शर्तें बेहद सख्त हैं। आप 8 को केवल अनौपचारिक सदस्य ही माना जा सकता है, वांग हाओ ने कहा। वांग हाओ की बातें सुनकर ब्लड ब्लेड लीजन के 7 विशेषज्ञ क्रोधित हो गए। धिक्कार है, ये कैसी घटिया गैलेक्सी टीम है। ये रैंकिंग में सबसे नीचे हैं। हमारे ब्लड ब्लेड लीजियन के सामने ये इतना अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करते हैं? बिल्कुल सही, हमारी ब्लड ब्लेड लीजन वॉर एकेडमी की शीर्ष 10 सुपर लीजन में से एक है। मैंने आपकी गैलेक्सी टीम की जानकारी पहले ही देख ली थी। आप तो बस कचरा हैं, स्टार टीम सूची में सबसे आखिरी स्थान पर। यह आपके लिए सम्मान की बात है कि आपने हमें, अपने विशिष्ट सदस्यों को, अपनी गैलेक्सी टीम में शामिल किया है, फिर भी वे हमें नीचा समझते हैं। वे हमें केवल अनौपचारिक टीम सदस्य का दर्जा दे सकते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। तो तुम गैलेक्सी टीम के कप्तान हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं, वूडी, अनिच्छा से तुम्हारी कप्तानी संभालूंगा, लेकिन एक बार यह मिशन पूरा हो जाए तो मैं ये घटिया कप्तानी का पद तुम्हें वापस दे दूंगा। ... सोराका भी इन 7 भाड़े के विशेषज्ञों से बेहद परेशान था।
हालांकि वह ताकत के मामले में उनमें से एक को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उन सातों के एक साथ काम करने पर उसकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। इस दौरान सोराका को इन लोगों से व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों की कोई कमी नहीं हुई। हालांकि वांग हाओ की वर्तमान दुर्दशा की तुलना में ये पुरुष सोराका नामक महिला के प्रति काफी उदार थे। किसी को भी नजरअंदाज किए जाने का एहसास बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वांग हाओ शांत और संयमित रहे। हालांकि गैलेक्सी टीम का अपमान करने से वांग हाओ को बहुत बुरा लगा। राष्ट्रपति सोराका, लगता है ये सहयोग आसानी से नहीं हो पाएगा। ये लोग टीम गैलेक्टिक को नीचा समझते हैं। मुझे लगता है आपको इस मामले को संभालने के लिए किसी और को ढूंढना चाहिए। वांग हाओ के शब्द कठोर और चुभने वाले थे, जिससे सोराका के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इस बार ब्लड ब्लेड लीजन को मनाने के लिए उसने सेना को रिश्वत देने में बहुत पैसा खर्च किया था। यदि इस छोटे से विवाद के कारण अंतिम योजना विफल हो जाती है, तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस क्षण सोराका केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सकती थी और ऐती सेना के साथ विशिष्ट सदस्यों को संबोधित कर सकती थी। ब्लडब्लेड लीजन के मेरे स्वामियों, इस नाजुक मोड़ पर कृपया अपनी हठधर्मिता छोड़ दें, ठीक है? मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि मास्टर वांग हाओ के निर्देशों का पालन करें। सबसे बुरी स्थिति में इस मिशन के बाद मैं आप में से प्रत्येक को बोनस के रूप में 100 अरब स्टार कॉइन अतिरिक्त दूंगा। कृपया धैर्य रखें और मास्टर वांग हाओ के लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करें, ठीक है? सोराका हिचकिचाती हुई दिखी, लेकिन ब्लडब्लेड लीजन के सातों सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि सोराका का प्रस्ताव उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। इसलिए उनके नेता वू डी ने भी बोलना शुरू किया। ठीक है, चूंकि राष्ट्रपति सोराका इतनी समझदार हैं, तो मैं, वू डी, आपको सम्मान दूंगा। लेकिन इस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की है, इसलिए उसे पहले मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना मैं आपको ये सम्मान नहीं दे सकता। वू डी का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, वह चाहता था कि वांग हाओ पीछे हट जाए। वांग हाओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं माफ़ी मांगूं? कोई बात नहीं। वांग हाओ शुरू में दूसरे पक्ष को सबक सिखाना नहीं चाहता था, लेकिन सोराका पर अपने अच्छे प्रभाव को देखते हुए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। अचानक वांग हाओ की आकृति एक पल के लिए धुंधली हो गई और फिर एक विशाल हाथ अचानक ऊपर उठा और बिजली की गति से ब्लडब्लेड लीजन के कमांडर के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। स्नैप! यह एक सरासर अपमान था। कमांडर वू डी वांग हाओ को ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ के बाद वांग हाओ समय रहते रुक गया, वरना कमांडर का सिर निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाता। धिक्कार है, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अपने नेता को अपमानित होते देख ब्लडब्लेड लीजन के बचे हुए योद्धा गुस्से से घूर रहे थे और वांग हाओ से जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते थे। इस समय वांग हाओ स्थिर खड़ा रहा और उसने ठंडेपन से सबकी ओर देखा। पल भर में सबकी आंखों के सामने अंतहीन मृत्यु और विनाश का एक भयावह दृश्य आ गया और उन्होंने जो गति बनाई थी वह पल भर में गायब हो गई। वांग हाओ द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद वू डी लगभग टूट गया था। हालांकि वह, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, भली भांति जानता था कि वांग हाओ की ताकत उससे कहीं अधिक थी। अगर उसने वांग हाओ को फिर से परेशान करने की कोशिश की, तो ये लड़ाई नहीं बल्कि मौत को दावत देना होगा। वाह, कितना ताकतवर! गैलेक्सी टीम का कप्तान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, और वह इतना जवान दिखता है। क्या वह सचमुच 20 साल का भी नहीं है? अगर गैलेक्सी टीम भी सबसे निचले पायदान पर है, तो बाकी टीमें कितनी खतरनाक होंगी। स्टॉप्ड अध्याय 736 गुप्त मिशन। माफ कीजिए मास्टर वांग हाओ, मैंने अभी जल्दबाजी कर दी। सब कुछ मास्टर वांग हाओ की योजना के अनुसार है और हमारी ब्लडब्लेड लीजन आपको पूरा समर्थन देगी। वांग हाओ द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद रेजिमेंट कमांडर वू डी ने हार मान ली, जिससे उन्हें होश आ गया। वांग हाओ ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे कप्तान वू डी के प्रति उनकी गहरी प्रशंसा झलक रही थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब झुकना है।
कप्तान वुडी उस मूर्ख की तरह नहीं लगते जो केवल निर्दयी और समय से बेखबर रहना जानता हो, जैसा कि वे दिखते हैं। कम से कम वे धैर्य रखना और झुकना तो जानते हैं। अपने कमांडर को आत्मसमर्पण करते देख ब्लडब्लेड लीजन के अन्य योद्धाओं को ऐसा लगा जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और वे सभी बेजान हो गए। बहुत बढ़िया, यही रवैया आपको अपनाना चाहिए, वांग हाओ ने सोराका की ओर देखते हुए कहा। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए किया गया एक छोटा सा एहसान समझो। हालांकि मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो भविष्य में मेरे साथ सहयोग करने पर विचार कर सकती हो। पृथ्वी पर मेरे कुछ व्यवसाय हैं। वांग हाओ के इस उदार हस्तक्षेप से सोराका काफी हैरान थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दुर्लभ, शांत मुस्कान आ गई। गुरु वांग हाओ सचमुच एक छिपे हुए उस्ताद हैं। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। सहयोग पूरी तरह से गुरु वांग हाओ पर निर्भर है। इस अन्वेषण मिशन के बाद मेरे स्टार मर्चेंट गिल्ड का मुख्यालय पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाएगा। मुझे आशा है कि गुरु वांग हाओ मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सम्मान देंगे। सोराका ने वांग हाओ को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसने स्टार मर्चेंट गिल्ड के मुख्यालय को भी पृथ्वी पर स्थानांतरित कर दिया। ये शब्द वुडी को बेहद चौंका गए, जो झोंगक सिंह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशाल इतिहास से भली भांति परिचित थे। पूरी आकाशगंगा में शायद मुट्ठी भर ही लोग ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति सोराका का सम्मान हासिल कर सकते हैं। स्टार मर्चेंट गिल्ड की वित्तीय शक्ति के आगे तो गैलेक्टिक फेडरेशन के वित्त मंत्री को भी हार माननी पड़ेगी और वे स्टार मर्चेंट गिल्ड को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि लॉर्ड सोराका की अविश्वसनीय शक्ति और धन कितना भयावह है। लेकिन अब लेडी सोराका हर मोड़ पर वांग हाओ के सामने झुक रही है और उसकी चापलूसी कर रही है, खुद को उसके स्तर तक गिरा रही है, जिससे ब्लडब्लेड लीजन में हर कोई हैरान है। ब्लडब्लेड लीजन के सदस्य, जो कभी बेहद अभिमानी और जोश से भरे हुए थे, अब पराजित मुर्गों की तरह दिख रहे थे। सभी निराशा में अपने सिर झुकाए हुए थे। वांग हाओ की व्यवस्था के तहत सभी 8 लोगों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया और गैलेक्सी टीम के अनौपचारिक सदस्य बन गए। मूल टीम लीडर वुडी अनौपचारिक सदस्यों के अस्थायी कप्तान बन गए और सीधे वांग हाओ के अधीन काम करने लगे। संदेह से बचने के लिए गैलेक्टिक टीम ने लेवल 1 मिशन के लिए आवेदन किया, जिसमें संसाधन समृद्ध ग्रह को खाली कराना शामिल था, और इस खनिज ग्रह का स्थान ठीक उसी मार्ग पर है जिसे चेंजू तारे तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। मिशन से पहले गैलेक्सी टीम के सदस्यों को वांग हाओ द्वारा एजोर ड्रैगन स्पेस से बुलाया गया। उनके आराम करने से पहले ही वांग हाओ उन्हें इस गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए घसीटकर ले गया। गैलेक्टिक टीम के सदस्यों के लिए ट्रायम्फ पर अपना अलग कॉन्फ्रेंस रूम था, जबकि ब्लडब्लेड लीजन के सदस्यों को भोजन के गोदाम में ठूस कर बैठना पड़ा। सम्मेलन कक्ष में वांग हाओ ने गैलेक्सी टीम के सदस्यों को एक संक्षिप्त बैठक के लिए इकट्ठा किया, जबकि जियाओ जिन ने ट्रायम्फ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह एक गुप्त मिशन है। रास्ते में हम एक प्रथम स्तर का मिशन पूरा करेंगे, जिसमें एक संसाधन खनन ग्रह को खाली करना शामिल है। हम इस ग्रह पर 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते। उसके बाद हम एक और गुप्त मिशन को अंजाम देंगे। क्या एक गुप्त मिशन? बॉस, ये किस तरह का मिशन है? यह इतना रहस्यमय है और आपको तो कवर के लिए सैन्य विशेषज्ञों की एक टीम को भी किराए पर लेना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से लेई पेंग के मन में ब्लड ब्लेड लीजन के प्रति पूर्वाग्रह था और गैलेक्सी टीम के अन्य सदस्य भी अपरिचित साथियों के अचानक आगमन से असहज थे। हाँ बॉस, ये लोग ब्लडब्लेड लीजन के लगते हैं। ये तो वॉर एकेडमी के 10 सबसे ताकतवर लीजनों में से एक है। ये हमारे साथ किस तरह का गुप्त मिशन पूरा करने वाले हैं? कियांग गे भी हैरान दिख रहे थे। वॉर एकेडमी और हमारा हीरो सिटी हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। स्टार मर्चेंट गिल्ड की महिला बॉस का हमें एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित करना ये दर्शाता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डू सानियांग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी के संदेह दूर करने के लिए वांग हाओ ने इस गुप्त मिशन का पूरा विवरण सबको बताया।
ये गुप्त मिशन एक प्राचीन खंडहर की खोज करना है। हम आमंत्रित दल के रूप में शामिल हो रहे हैं। इसका वित्तपोषण स्टार मर्चेंट गिल्ड के अध्यक्ष कर रहे हैं। ये प्राचीन खंडहर स्टार क्लैन का है, जो प्राचीन काल के 3000 सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक था और इसे चेंजू स्टार कहा जाता है। ब्लडब्लेड लीजन के साथ संपर्क कम से कम रखने की कोशिश करें, लेकिन जानबूझकर दुश्मनी भी न पालें। आखिर आप सभी प्राचीन खंडहरों की खोज में एक ही नाव पर सवार साथी हैं और वे किसी नाजुक समय में आपकी जान बचा सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी लोग यथासंभव अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। चूंकि यह मिशन एक निजी, गुप्त मिशन है, इसलिए रास्ते में पृथ्वी स्तरीय कार्य पूरा करने के बाद मैं सभी को अपने संचार उपकरण बंद करने का आदेश दूंगा। चेंजू तारे की खोज पूरी होने के बाद वापसी यात्रा पर ही संचार उपकरण फिर से चालू किए जा सकते हैं। इस तरह की कोशिश करने का कारण ये था कि कम्युनिकेटर पर मौजूद पोजिशनिंग चिप उस तारामंडल के निर्देशांकों को उजागर न कर दे, जहां गैलेक्सी टीम ने हीरो सिटी में घुसपैठ की थी, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। एक सप्ताह बाद पूर्वी युद्ध क्षेत्र X-35B संसाधन खनन ग्रह के निकट। क्योंकि दक्षिणी युद्ध क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध था, इसलिए गैलेक्टिक टीम के पास इस मिशन के लिए लंबा रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए यात्रा में मूल योजना से 2 दिन अधिक समय लग गया। पिछले 2 दिनों से गैलेक्सी टीम के सदस्य प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केबिन में रह रहे हैं, जबकि वांग हाउ ट्रायम्फ को चलाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ट्रायम्फ पर सवार होने के बाद से ब्लडब्लेड लीजन के सातों सदस्य अच्छे व्यवहार वाले हो गए हैं और गैलेक्टिक टीम के सदस्यों के साथ उनका कोई टकराव नहीं हुआ है। क्योंकि वांग हाउ ने पहले ही सूचना दे दी थी, इसलिए गैलेक्सी टीम WZC के सदस्यों ने जानबूझकर ब्लडब्लेड लीजन के योद्धाओं से दूरी बनाए रखी और दोनों पक्षों के बीच काफी अच्छे संबंध प्रतीत हुए। कॉकपिट के अंदर सोराका शांत और संयमित रही, मानो चेंजू स्टार की यह खोज महज एक लंबी यात्रा हो जिसमें आगे कोई खास रोमांच या उत्साह न हो, और उसने पूरी यात्रा के दौरान यही मानसिकता बनाए रखी। कभी कभार तारों के नक्शे का पता लगाने का नाटक करने के अलावा वांग हाउ अपना बाकी समय साधना में बिताता था। ट्रायम्फ धीरे धीरे X-35B संसाधन ग्रह की ओर बढ़ा और अंततः ग्रह पर स्थित सबसे बड़ी खुली खदान के ऊपर धीरे से उतरा। 3 महीने पहले इस ग्रह पर कीड़ों का एक छोटा झुंड फैल गया। संसाधन संपन्न इस ग्रह पर मौजूद लगभग सभी खनन रोबोट रातों-रात झुंड की चपेट में आ गए। सुरक्षा कारणों से झुंड के फैलने के तीसरे दिन खनन ग्रह पर तैनात सभी कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया गया। उसके बाद संसाधनों से भरपूर यह ग्रह वीरान पड़ा रहा। स्टार सोसाइटी के आंकड़ों के अनुसार इस संसाधन खनन ग्रह पर एक शाही स्तर का मात्र घोंसला प्रकट हुआ है, जिसका खतरा स्तर 4 सितारा है, जिसका अर्थ है कि उच्च स्तरीय ग्रहीय जीव भी नष्ट हो सकते हैं। WXG स्टॉप्ड अध्याय 737 से लेवल कीटों का झुंड। बहुत कम टीमें संसाधन खनन वाले ग्रहों को साफ करने के इस कठिन और धन्यवादरहित कार्य को करने के लिए तैयार हैं। शक्तिशाली टीमें संसाधनहीन ग्रहों को नीचा समझती हैं। इस पुस्तक का पहला संस्करण ताइवानी उपन्यासों को पढ़ने के लिए एक बेहद विश्वसनीय ऐप पर उपलब्ध है, जो आपको त्रुटि रहित और व्यवस्थित पठन अनुभव प्रदान करता है। कम क्षमता वाली टीमें ज़र्ग सेना द्वारा नष्ट होने के खतरे में हैं और उनके जोखिम उठाने की संभावना और भी कम है। केवल वे सुपर टीमें जो नवागंतुकों को प्रशिक्षित करना चाहती हैं, या बहुत कम टीमें ऐसे बंजर और संसाधनहीन ग्रहों को साफ करने में रुचि रखती हैं। इसलिए यह मिशन केवल गैलेक्सी टीम द्वारा ही अंजाम दिया गया। प्रीफेक्चर स्तर के मिशनों में ऐसा होना बेहद दुर्लभ है। हालांकि ज़र्गों के कब्जे वाले संसाधन समृद्ध ग्रहों को खाली कराने के अभियानों में ये बहुत आम बात है। ट्रायम्फ विमान 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर रूप से मंडरा रहा था। गैलेक्टिक टीम के सभी सदस्य, जो युद्ध कवच पहने हुए थे, संसाधन समृद्ध इस ग्रह की खुली खदान में उतरे। शाओ जिन के अलावा ट्रायम्फ पर सवार बाकी सभी लोग जमीन पर उतर गए, जिनमें सोराका भी शामिल थी, जिसने वांग हाउ का पीछा किया और सफाई अभियान का हिस्सा बन गई।
सभी कर्मी एक त्रिकोणीय संरचना में तैनात हों, जिनके बीच 100 किलोमीटर की दूरी हो। प्राथमिक मिशन ज़र्ग मदर हाइव का पता लगाना है और द्वितीयक मिशन यथासंभव अधिक से अधिक ज़र्ग योद्धाओं को नष्ट करना है। अभियान अभी शुरू करें। आपात स्थिति में पार्श्व बल तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कार्रवाई। वांग हाओ के आदेश देते ही सभी लोग दोनों किनारों की ओर अलग अलग होने लगे। 800 ली तक फैले बाएं हिस्से को ब्लड ब्लेड लीजन के 7 सदस्यों को सौंपा गया था, जबकि 800 ली तक फैले दाएं हिस्से को गैलेक्सी टीम के 6 सदस्यों और सोराका को सौंपा गया था। वांग हाओ स्वयं त्रिकोणीय संरचना में सबसे आगे थे, अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। गैलेक्टिक सेना के धरती पर आते ही बड़ी संख्या में ज़र्ग सेंटिनल्स ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। पल भर में पूरी धरती जोर से कांपने लगी, चारों ओर धूल उड़ने लगी और काली ज़र्ग सेना ने 100,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। कैप्टन, यह लेवल का कीटों का झुंड है, सोना खाने वाली चींटियों का झुंड है, ये थोड़ा खतरनाक है। कियांगे ने चेतावनी दी। सावधान रहें और कीड़ों के झुंड से घिरने से बचें। सभी लोग सतर्क रहें, आज आपके विशेष प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का परीक्षण करने का दिन है। वांग हाओ ने विनाश की ज्वाला को आह्वान किया और अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लिया। जो भी स्वर्णभक्षी चींटियां वांग हाओ के 5 मीटर के दायरे में आने का साहस करती, वे विनाश की ज्वाला से जलकर राख हो जाती। ये पहली बार नहीं था जब ब्लड ब्लेड लीजन का सामना कीड़ों के झुंड से हुआ था, लेकिन इतने कम सैनिकों के साथ पूरे ग्रह पर फैले सैकड़ों अरबों कीड़ों के झुंड का सामना करने से हर कोई अत्यधिक दबाव महसूस कर रहा था। ब्लड ब्लेड लीजन के नेता के रूप में वू डी बेहद चिंतित थे। भाइयों, मेरे करीब आओ। यहाँ कीड़ों का झुंड बहुत घना है। चलो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक सुरक्षित क्षेत्र खाली कर लेते हैं। कमांडर वू डी के आदेश पर ब्लड ब्लेड लीजन के सभी योद्धा इकट्ठा होने लगे। प्रत्येक व्यक्ति के थमल हथियार लगातार गर्जना करते हुए गोलियां उगल रहे थे और उनकी आयन तलवारें लगातार फायरिंग कर रही थीं। ब्लड ब्लेड लीजन के ये सभी योद्धा अनुभवी और कुशल योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी असाधारण युद्ध क्षमता थी। जब उन्होंने एकजुट होकर हमला किया तो उनकी युद्ध शक्ति असाधारण रूप से भयंकर थी, मानो खूंखार भेड़ियों का झुंड हो। उन्होंने तुरंत ही उन 7 लोगों के 100 मीटर के दायरे में एक सुरक्षित क्षेत्र बना लिया। महज आधे घंटे की लड़ाई के बाद ब्लड ब्लेड लीजन ने कम से कम 5000 कीट सैनिकों और 800 कीट जनरलों को मार गिराया था। कमांडर, हमने इस बार बहुत कम लोग भेजे हैं। आमतौर पर इस तरह के लेवल के कीड़ों के झुंड की संख्या कम से कम 100 अरब से 100 खरब होती है, जिसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कम से कम एक डिवीजन की आवश्यकता होती है। गैलेक्टिक स्क्वाड के ये लोग पागलों का झुंड हैं, इतने कम लोगों के साथ दुश्मन के इलाके में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत कर रहे हैं, वे लगभग मौत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम उन लापरवाह और क्रूर लोगों का अनुसरण करेंगे जो केवल अकेले लड़ना जानते हैं, तो प्राचीन खंडहरों का पता लगाने का मौका मिलने से पहले ही हम सब इस खनन ग्रह पर मर जाएंगे। वू डी भी हैरान था। आधे घंटे में ब्लड ब्लेड लीजन के 7 सदस्य केवल 10 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। उनकी इस धीमी गति से पूरे ग्रह की खोज पूरी करने में शायद 3 साल लग जाएंगे। धिक्कार है। गैलेक्टिक टीम ने हमें इस झुंड के विशाल आकार के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो हम कुछ परमाणु बम तैयार रख सकते थे। अगर हमने इस खनन ग्रह के कुछ प्रमुख हिस्सों पर ही कुछ बम गिरा दिए होते, तो इस ग्रह पर मौजूद 90% ज़र्ग का सफाया हो जाता। इस तरह एक एक करके उन्हें मारना समय और ऊर्जा की पूरी बर्बादी है। जब ब्लड ब्लेड लीजन शिकायत कर रहा था, तब गैलेक्सी टीम एक भयंकर युद्ध में लगी हुई थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वांग हाओ की विनाशकारी ज्वाला ने सभी कीट सैनिकों को पल भर में पिघला दिया, और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय कीट सेनापति भी 3 सेकंड के भीतर भस्म हो गए। बाकी सैनिकों ने भी अपने युद्ध कवच उतार दिए और अपने नए युद्ध सूट पहनकर ज़र्ग सेना पर हमला बोल दिया। एजोर स्केल आर्मर द्वारा संरक्षित सभी ने सभी बंधनों और चिंताओं को त्याग दिया
और उन्मादपूर्ण हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया। दूसन्यान के चारों ओर 3000 विषैली सुइयां एक घने काले बादल की तरह आगे बढ़ीं। जहां भी ये विषैली सुइयां गुजरी, यहाँ तक कि स्वर्णभक्षी कीट, जो कि कीट सेनापतियों के स्तर पर थे, भी इनका सामना नहीं कर सके और सभी विषैली सुइयों से भेद दिए गए। कुछ ही देर में जहरीली सुइयों से संक्रमित वे कीड़े मकोड़े पेट के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके अंग फड़फड़ा रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था और कुछ क्षण संघर्ष करने के बाद वे ठंडे शवों में बदल गए। जहां भी दूसन्यांग जाती थी, वह अपने पीछे सोने को खाने वाले कीड़ों के बड़ी संख्या में शव छोड़ जाती थी, जिन्हें जहर देकर मार डाला गया था। भाई कियांग ने एक हाथ से आकाश विनाशकारी तोप उठा ली। इस आकाश विनाशकारी तोप में 12 बैरल हैं और यह प्रति सेकंड 3000 उच्च तापमान वाली लेजर किरणें दाग सकती है। लगभग हर 10 मिनट में थंडर कैनन को ऊर्जा भंडार से बदलना पड़ता था। ऊर्जा भंडार बचाने के लिए एक शॉट फायर करने के बाद भाई कियांग तुरंत अपनी युद्ध छुरी उठाते और कीड़ों के झुंड की ओर दौड़ पड़ते। तलवार की एक चमक के बाद जमीन पर केवल सोने को खाने वाले कीड़ों के शव ही बचे रहते थे। फैटी लेई पेंग एक सुनहरे पंखों वाले रोक में परिवर्तित हो गया और अपने सुनहरे पंखों के साथ तेजी से जमीन पर उड़ने लगा। उसके नीले कवच की सुरक्षा और सुनहरे पंखों से मिलने वाले पवित्र कवच के सहारे वह एक मानव फसल काटने वाले की तरह था, जो हर गोता लगाते हुए बड़ी संख्या में जर्ग शवों को इकट्ठा कर रहा था। अन्य लोगों की तुलना में मू किंग की हत्या करने की विधि अत्यंत सुरुचिपूर्ण और साथ ही प्रभावी थी। उसके चारों ओर मौजूद 300 फेंकने वाले चाकू विशाल ड्रिल मशीनों की तरह थे, जो सोने को खाने वाली चींटियों को देखते ही देखते काट देते थे और उन्हें अनगिनत लाशों और टुकड़ों में बदल देते थे। वह सहजता और नज़ाकत से उन फेंकने वाले चाकुओं का अनुसरण करता था, मानो इत्मीनान से टहल रहा हो। नामी ने निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसकी युद्ध क्षमता अब पहले की तुलना में कहीं अधिक है। जल आधारित एक मंत्र के द्वारा सुनामी को आमंत्रित करने के बाद आकाश में अचानक एक विशाल बाढ़ प्रकट हुई, जिसने सैकड़ों मीटर चौड़े और हजारों मीटर लंबे एक खुले मैदान को पल भर में साफ कर दिया। सुनामी में डूबकर निगल गई सोने को खाने वाली चींटियां या तो बिखर गईं या फिर भयानक ज्वारीय बल द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी गईं। ये किसी प्रलयकारी बाढ़ की तरह था। सुनामी के बाद जमीन अस्त व्यस्त थी, जर्ग के अवशेषों से भरी पड़ी थी। दूसरी ओर अकाली काफी संतुष्ट प्रतीत हो रही थी और उसे मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शरीर कीड़ों के झुंड में पत्ते की तरह धीरे धीरे चल रहा था। अकाली अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसके आसपास मौजूद सोना खाने वाले कीड़े उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान प्रतीत हो रहे थे। स्टॉप्ड। अध्याय 738 काया सोना खाने वाला कीट राजा। 1 घंटे बाद वांग हाओ की मानसिक ऊर्जा ने एक भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार का पता लगा लिया। एक बार इस भूमिगत गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि वांग हाओ ने अपनी मानसिक जांच के तहत सोने को खाने वाली चींटी खाने वाली मादा पक्षी के घोंसले का तुरंत पता लगा लिया। वांग हाओ के सबकी नजरों से ओझल होते ही उसने लेया को बुलाया। लेया, तुम जर्ग से अच्छी तरह परिचित हो। क्या तुम सोने को खाने वाली चींटियों के इस घोंसले को नष्ट करने का कोई तरीका ढूंढ सकती हो? लिया ने अभी अभी उत्परिवर्तित कीट राजा के शरीर को परिष्कृत किया था और वह अभी तक अपने नए शरीर के अनुकूल पूरी तरह से ढल नहीं पाई थी। गुरुजी, सोना खाने वाली चींटियां हमारे शून्य कीट वंश से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। इस उत्परिवर्तित कीट राजा को परिष्कृत करने से पहले मेरे पास इसे परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब जब मैंने इस उत्परिवर्तित कीट राजा की यादों और वंश को आत्मसात कर लिया है, तो मैं सोना खाने वाली चींटियों के घोंसले को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस ग्रह पर 1 से अधिक मात्र घोंसले हैं। सोने को खाने वाली चींटी को खाने की मेरी याददाश्त के आधार पर इस ग्रह पर सोने को खाने वाली चींटियों के 3 मात्र घोंसले होने चाहिए। 3 शाही स्तर के मात्र घोंसलों को पूरी तरह से खाकर परिष्कृत करने में मुझे कम से कम 3 महीने लगेंगे। 3 महीने बहुत लंबा समय है। सबसे अधिक विकास क्षमता वाले मादा घोंसले को चुन लो, मैं उसे तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा।
बाकी मैं नष्ट कर दूंगा। वांग हाओ ने कहा, जी स्वामी जी। मात्र घोंसला संख्या 2 की जीवन शक्ति पूर्व दिशा में स्थित बहती चांदी की खान में जमीन से 30,000 मीटर नीचे सबसे अधिक केंद्रित है। मैं उसी मात्र घोंसले को चुनूंगा। वैसे आशा है कि आप इन मात्र घोंसलों के नष्ट होने के बाद उनके अवशेष भी मेरे लिए छोड़ देंगे। मैं उन्हें खाकर अपने विकास को गति दे सकता हूँ। कोई बात नहीं। वांग हाओ सहमत हो गया और लिया के निर्देशानुसार मदर नेस्ट नंबर 2 की ओर चल पड़ा, जबकि उसके शारीरिक और दिव्य साधना वाले क्लोन अन्य 2 मदर नेस्टों को नष्ट करने के लिए चले गए। नंबर 2 मदर नेस्ट एक चांदी की खान के मुख्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ उत्पादित चांदी अयस्क एक कृत्रिम अयस्क है, जिसे तरल रूप में चांदी धातु में बदलने के लिए आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। आकाशगंगा में पाई जाने वाली चांदी एक दुर्लभ खनिज है और बेहद महंगी है। इसे ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है और प्रत्येक ग्राम की कीमत 10 लाख से अधिक स्टार कॉइन के बराबर होती है। यहाँ पाए जाने वाले सोने को खाने वाले कीड़े मुख्यतः बहते हुए चांदी के अयस्क पर भोजन करते हैं। इनका पूरा शरीर चांदी जैसी चमकदार खोलों से ढका होता है जो ठंडी रोशनी से जगमगाती हैं। भारी वस्तुओं से टकराने पर ये बेहद कठोर हो जाते हैं, लेकिन हल्के स्पर्श से छूने पर जेली की तरह उछलते हैं। रास्ते में वांग हाओ ने चांदी को खाने वाले इन कीड़ों की अच्छी खासी संख्या एकत्र की। इन कीड़ों के खोल को थोड़ा परिष्कृत करने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली चांदी धातु प्राप्त होती है, जो कवच या रोबोट रक्षक बनाने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। वांग हाओ बिना किसी बड़ी बाधा के लगभग बिना किसी कठिनाई के मदर नेस्ट नंबर 2 पर पहुंच गया। इस मात्र घोंसले के केंद्र में प्रवेश करते ही वांग हाओ को एक विशाल पारा झील जैसी आकृति दिखाई दी। इस झील के भीतर मौजूद तरल धातु वास्तव में शुद्ध तरल चांदी थी। ये सिल्वर लेक 100,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और ऊर्जा में होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए इस सिल्वर लेक की सतह गोल्ड ईटिंग इंसेक्ट मदर का घोंसला है। वांग हाओ लियुइन झील की सतह पर खड़ा था। जैसे ही उसका पैर पानी को छुआ, लहरें बाहर की ओर फैल गईं और झील की सतह पर उसका प्रतिबिंब तुरंत धुंधला हो गया। दोस्त, क्या तुम मुझे मारने आए हो? अचानक वांग हाओ के सामने बहती हुई चांदी की धातु का एक ढेर मिलकर वांग हाओ के बराबर ऊंचाई वाली एक धातु की मानव आकृति में तब्दील हो गया और उसने वास्तव में अपना मुंह खोला और बोलना शुरू कर दिया। क्या आप सोने को खाने वाले कीड़ों के राजा हैं? वांग हाओ ने उलझन में पूछा। बहुत बढ़िया मनुष्य, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मुझे बख्श दो और मैं तुम्हें एक शानदार उपहार दूंगा, ऐसा उपहार जिसे देखकर एक महान शक्तिशाली व्यक्ति भी ईर्ष्या करेगा। क्या कहते हो? वांग हाओ को संदेह हुआ। सोने को निगलने वाला ये कीट राजा वास्तव में उससे बातचीत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष पहले से ही जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओह, बताओ, ये किस तरह का बड़ा तोहफा है? अगर मुझे ये अच्छा लगा तो शायद मैं तुम्हें जाने देने के लिए राजी हो जाऊं। अच्छा मानव, मैंने अपने जैसे लोगों की आभा महसूस की, इसीलिए मैंने आपसे संवाद करने का प्रयास किया। लगता है मेरा चुनाव सही था। अपनी बात समाप्त करने के बाद स्वर्णभक्षी कीट राजा ने आगे कहा, क्या आप प्राचीन सच्चे ड्रैगन जाति के बारे में जानते हैं? ये महज संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? वांग हाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। आखिर यह चीज ट्रू ड्रैगन क्लैन से किस तरह जुड़ी हुई थी? स्वर्णभक्षक कीट राजा ने आगे कहा, मेरे पास एक असली अजगर का कंकाल है, एक वास्तविक खजाना। मैं अपनी जान बचाने के बदले इस असली अजगर के कंकाल का इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। वांग हाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। सच में, क्या मैं पहले अजगर के कंकाल की प्रामाणिकता की जांच कर सकता हूँ? कुछ देर इंतजार करने के बाद फ्लोइंग सिल्वर लेक की सतह पर लहरें उठने लगीं। कुछ ही देर में झील के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और फिर सुनहरी रोशनी से चमकती हुई एक विशालकाय अजगर की हड्डी धीरे धीरे झील की तलहटी से ऊपर उठने लगी। अजगर की यह हड्डी 100 मीटर से अधिक लंबी है और अजगर की रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है।
वांग हाओ द्वारा पहचान किए जाने के बाद ये पुष्टि हो गई कि यह वास्तव में एक असली ड्रैगन का कंकाल था। हालांकि ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी के अंदर का मज्जा निकल चुका था, इसलिए एक अकेली ड्रैगन की हड्डी वांग हाओ के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। यदि रीढ़ की हड्डी के अंदर ड्रैगन मज्जा होता और वांग हाओ उसे अवशोषित और परिष्कृत कर लेता, तो वह 9वें रैंक के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था, या यहाँ तक कि तार्कीय स्तर तक भी पहुंच सकता था। अफसोस, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये सच में अजगर की हड्डी है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके अंदर अजगर का मज्जा नहीं है। ऐसी अजगर की हड्डी ज्यादा से ज्यादा संग्रहणीय वस्तु ही हो सकती है, मेरे किसी काम की नहीं। लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वांग हाओ ने जानबूझकर उसे डराने की कोशिश की। ये सुनकर सोने को निगलने वाला कीटराज राजा दहशत से भर गया। नहीं 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 इंसान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कृपया मुझे मत मारो। अरे, ये सोना खाने वाला कीट राजा पहला डरपोक कीट है जिससे मेरा सामना हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सभी कीट निडर होते हैं। सोने को खाने वाले कीट राजा की दया की गुहार ने वांग हाओ को झिझकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लिया से पहले ही वादा कर चुका था कि वो उसे मां का घोंसला खाने के लिए दे देगा, इसलिए ज़ाओशन को के पास अब उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम वाकई एक ऐसे कीड़े मकोड़ों के राजा हो जो व्यवहारिक होना जानते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे धूर्त, कायर और धोखेबाज व्यक्ति को जीवित रखने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। क्या मैं शक्तिशाली स्वर्ण भक्षक कीट राजा हूँ? जब तक मैं उच्च श्रेणी के धातु अयस्कों का भक्षण करता रहूंगा, मैं जल्द ही अमर हो जाऊंगा। एक अमर को अपने अधीन रखना कितना अद्भुत है। मनुष्य, तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं सचमुच मरना नहीं चाहता। कोलाहलयुक्त वांग हाओ के एक विचार से बहती चांदी की झील में मौजूद सारी चांदी हवा में तैरने लगी। अंततः सिल्वर लेक की तलहटी में छिपा हुआ गोल्ड ईटिंग इंसेक्ट क्वीन का घोंसला और उसके अंदर स्वस्थ हो रही गोल्ड ईटिंग इंसेक्ट क्वीन वांग हाओ के सामने उजागर हो गए। एक सामान्य मादा घोंसले के भयावह आकार की तुलना में, जो आसानी से एक पहाड़ जैसा दिख सकता है, इस सोने को खाने वाले कीट का मादा घोंसला काफी छोटा होता है। इसका व्यास लगभग 500 मीटर था, जो एक छोटी, मोटी सॉसेज जैसा दिखता था, जबकि गोल्ड ईटिंग इंसेक्ट किंग 100 मीटर से भी कम लंबा था, जो एक लेडीबर्ड जैसा दिखता था और सुनहरे कवच की एक परत से ढका हुआ था। स्टॉप्ड अध्याय 739 शक्ति की व्याख्या 1। कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। ताइवानी उपन्यासों का एक विशाल संग्रह आपका इंतजार कर रहा है। नहीं, स्वर्णभक्षी कीट राजा क्रोध से दहाड़ा, लेकिन वह एक उड़ते हुए सुनहरे चाकू को पलक झपकते ही अपने सिर में घुसने से नहीं रोक सका। फिर जैसे ही उसने अपनी चेतना खो दी, उसका मस्तिष्क टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्णभक्षी कीट राजा की आक्रमण शक्ति कमजोर थी और वह वांग हाओ का मुकाबला करने में असमर्थ था। लेया, तुम सोने को खाने वाले इस कीट राजा के शरीर को परिष्कृत कर सकती हो। हालांकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए परिष्करण प्रक्रिया के दौरान तुम नीले ड्रैगन स्पेस में रह सकती हो। हाँ मास्टर। वांग हाओ ने हाथ के एक इशारे से सैकड़ों मीटर लंबे स्वर्णभक्षी कीट राजा और लिया के शव को एक साथ गायब कर दिया और उसे नीले ड्रैगन अंतरिक्ष में फिर से प्रकट कर दिया। लगभग उसी समय अन्य 2 मात्र समूहों को भी उन 2 क्लोनों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके तुरंत बाद पूरे खनन ग्रह पर मौजूद सभी स्वर्णभक्षी कीट योद्धा अचानक घबरा गए और ग्रह के नीचे खनिज नसों की गहराई में ज्वार की तरह पीछे हटने लगे। अरे, ये गंदे कीड़े भाग रहे हैं। कमांडर, क्या हो रहा है? वू डी भी हैरान था। लगातार 5 घंटे तक लड़ने के बाद वह थक चुका था और उसके शरीर पर तरह तरह के हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ और कीड़ों के अवशेष लगे हुए थे। मुझे भी नहीं पता। चलिए पहले लेडी सोराका से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आशा है वह सुरक्षित और स्वस्थ होंगी। इस समय ब्लडब्लेड बैटल ग्रुप के सभी 7 सदस्य घावों से ग्रस्त थे। ये स्वर्णभक्षी कीट विभिन्न कठोर खनिजों को खाते हैं और पूरी तरह से बेहद कठोर होते हैं।
इसके अलावा ये ग्रह चांदी, काले सोने और लाल तांबे के अयस्क से समृद्ध एक संसाधन ग्रह है। इन दोनों खनिजों की कठोरता 7 स्टार या उससे अधिक है। सोने को खाने वाले इन कीड़ों द्वारा खाए जाने के बाद ये सभी अपने पूरे शरीर को ढकने वाले कवच में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से कठोर हो जाते हैं और दिव्य हथियारों के समान हो जाते हैं। ब्लडब्लेड लीजन के सदस्यों द्वारा पहने गए कवच पर भी भयानक घावों के निशान थे। हालांकि कवच से सुरक्षित होने के कारण ब्लडब्लेड के किसी भी सदस्य को गंभीर बाहरी चोटें नहीं आईं, केवल एक व्यक्ति को कलाई में मामूली चोट लगी। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन लगभग सभी लोग बुरी तरह थक गए थे, क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो गई थी। इसी बीच गैलेक्टिक टीम एक भयंकर युद्ध के बीच में थी। तभी अचानक उन्होंने पाया कि सोने को खाने वाले कीड़ों की सेना, जो निडर होकर लगातार आगे बढ़ रही थी, एक घटती हुई बाढ़ की तरह गायब हो गई थी। उनमें से किसी का भी मारने का मन नहीं भरा था और हर कोई भूमिगत गुफा में घुसकर उन सोने को खाने वाले कीड़ों को खत्म करने के लिए तैयार था जो भूमिगत भाग निकले थे। लेकिन वांग हाओ के युद्ध विराम आदेश से यह अचानक रुक गया। सभी लोग सेक्टर D13 में इकट्ठा हों। सफाई अभियान पूरा हो गया है। सभी कर्मी अपने संचार उपकरण बंद कर दें और एक गुप्त मिशन के लिए तैयार हो जाएं। वांग हाओ का आदेश तुरंत सभी तक फैल गया और सभी लोग निर्धारित स्थान पर एकत्रित हो गए। जब ब्लडब्लेड लीजन के सदस्यों ने देखा कि गैलेक्सी टीम में हर कोई साफ सुथरा, तेजस्वी और शांत दिख रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे अभी अभी एक भयंकर युद्ध से गुजरे हैं। लेकिन ब्लडब्लेड बैटल ग्रुप के सदस्य भिखारियों की तरह दिख रहे थे, गंदगी से सने हुए, फटेहाल और थके हुए। तुरंत ही ब्लडब्लेड लीजन के 7 सदस्य, जो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि क्या हो रहा है, सभी क्रोधित हो गए। धिक्कार है वांग हाओ, तू कमीना! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी ब्लडब्लेड लीजन को बंदरों की तरह तड़पाने की? तूने हमें सबसे मुश्किल बाएं मोर्चे पर जर्ग लीजन से मौत की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दाएं मोर्चे पर तेरी गैलेक्टिक स्क्वाड आराम से विश्राम कर रही है। तू जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल सही, तुम बस इस मौके का फायदा उठाकर हमारी ब्लडब्लेड लीजन से बदला लेना चाहते हो। इस तरह के नीच लोगों के साथ मिशन पर जाना शर्मनाक है। ... ब्लडब्लेड बैटल ग्रुप के सदस्यों ने वांग हाओ और गैलेक्सी टीम पर तरह तरह के अपमानजनक शब्द बरसाए। विशेष रूप से वांग हाओ के प्रति उनका दुर्व्यवहार अप्रत्यक्ष होते हुए भी तीखा था। वांग हाओ ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए गैलेक्सी टीम के सदस्यों की ओर एक नज़र डाली ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके, और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, इन कठोर शब्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। शक्तिशाली लोगों को खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती, केवल शक्ति ही सब कुछ साबित कर सकती है। दोनों टीमों की एकमात्र पर्यवेक्षक सोराका, वांग हाओ के बारे में तेजी से उत्सुक होती गई और गैलेक्सी टीम के सदस्यों की अद्भुत ताकत से भी बहुत प्रभावित हुई। इसके विपरीत उसे ब्लडब्लेड लीजन को काम पर रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। हालांकि इस नाजुक मोड़ पर ब्लडब्लेड लीजन से किसी को भी बर्खास्त करने से आलोचना हो सकती है या अनावश्यक परेशानी पैदा हो सकती है। ब्लडब्लेड लीजन को नाराज करना एक बात है, लेकिन अगर ब्लडब्लेड लीजन के उच्च अधिकारियों को पता चल जाए तो सोराका भी उनके प्रकोप का सामना नहीं कर पाएगी। इसी क्षण धूर्त सोराका चुपके से ब्लडब्लेड लीजन के नेता वुडी के पास पहुंची और चुपके से उसके हाथ में एक कॉम्बैट वीडियो स्टिक थमा दी। फिर उसके कान में फुसफुसाया, कमांडर वू, कृपया अपने अधीनस्थों का प्रबंधन करें। गैलेक्सी टीम बहुत मजबूत है, कम से कम ये रिकॉर्डिंग आपको कुछ प्रेरणा तो दे सकती है। ये कहने के बाद सोराका गैलेक्टिक टीम के पीछे पीछे चली गई, जो दूर स्थित ट्रायम्फ के लैंडिंग रैंप की ओर बढ़ रही थी। कैप्टन, स्टार मर्चेंट गिल्ड के अध्यक्ष ने आपको क्या दिया है? इसे खोलकर देखिए, क्या ये प्रेम पत्र है? क्या अध्यक्ष सोराका को हमारे कैप्टन पर गुप्त रूप से क्रश है? ब्लडब्लेड लीजन के एक योद्धा ने चुटकी लेते हुए कहा। टीम लीडर वुडी ने सोराका की बातों का उपहास उड़ाया
लेकिन वह रिकॉर्डिंग के बारे में भी उत्सुक थे। तो उसने सभी भाइयों के सामने वीडियो रिकॉर्डर चालू कर दिया। फिर हवा में एक युद्ध का दृश्य सामने आया, या अधिक सटीक रूप से कहें तो गैलेक्टिक टीम के प्रत्येक सदस्य को दर्शाने वाले युद्ध दृश्यों का एक मोन्टाज। पहले दृश्य में सुनहरे पंखों के कवच से ढका एक मोटा आदमी 1000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ता है, फिर अपने पंखों को मोड़ता है और आकाश से नीचे की ओर झपट्टा मारता है। पल भर में ध्वनि की गति से 1200 गुना अधिक गति प्राप्त कर लेता है, जो लगभग 400 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस मोटे आदमी के पास उड़ने की ऐसी फुर्ती और ऐसी भयानक गति देखकर ब्लड ब्लेड लीजन के सभी योद्धा कांप उठे। इतनी भयावह गति को देखकर सबसे शक्तिशाली नेता वुडी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि वे इससे बच पाएंगे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पंखों वाला यह मोटा आदमी 2 विशाल दरांते लिए हुए एक हवाई यमराज की तरह जमीन के करीब 500 मीटर की दूरी पर ग्लाइड करता हुआ आया और उसके पंखों के संपर्क में आने वाले सभी सोने को खाने वाले कीड़े 2 टुकड़ों में कट गए। पलक झपकते ही जमीन पर सोने को खाने वाले कीड़ों के शवों का ढेर ही बचा रह गया। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस हमले में कम से कम 1000 स्वर्ण भक्षी कीट योद्धा मारे गए। वाह टिल्डे, यह मोटा आदमी तो कमाल का है। मुझे टीम गैलेक्सी के इतने अप्रत्याशित होने की उम्मीद नहीं थी। दूसरे वीडियो में एक जलपरी लड़की दिखाई देती है। सोने का त्रिशूल पकड़े हुए ये जलपरी लड़की कई मंत्रों का जाप करती है और फिर आकाश में सैकड़ों मीटर चौड़ी और हजारों मीटर लंबी एक भयानक लहर का आह्वान करती है। ये ज्वार कोई साधारण ज्वार नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था मानो इसमें एक ऐसी भयानक शक्ति समाहित हो जो पृथ्वी को नष्ट कर सकती हो। इस ज्वार में समाहित स्वर्ण भक्षी कीटों की सेना कुचल पड़ी और केवल उनके शव ही जमीन पर बिखरे पड़े रह गए। अरे वाह, ये जलपरी तो और भी शक्तिशाली है। कितनी अद्भुत जादूगरी है। क्या वह कोई प्रतिभाशाली साधक हो सकती है? स्टॉप्ड।